ओके, यूरोपियन देशों के बीच में ये होना है, कुछ देर में उसको ब्रेक करेंगे। लेकिन बात करते हैं मार्केट की और समझते हैं। शेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज की मार्केट की बात करते हैं। देखिए, आज जियोपॉलिटिक्स ने फिर मार्केट का मूड बिगाड़ा और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ही आज मार्केट में इस तरीके की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यूएस और ईरान की जो टेंशन है बेसिकली वो बढ़ रही है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक कोई वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है श्रेया, जो मतलब आप इसराइल हमास हो गया या कोई और हो गया, या इवन फॉर दैट मैटर जब रशिया यूक्रेन हुआ था। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूएस की, और यूएस और ईरान मतलब एक बड़ा एक ग्लोबल एक ये आउट ऑफ द सिलेबस आया। ये हम में से किसी को नहीं पता था कि इस तरीके से इतना बढ़ जाएगा। ये कल ओवरनाइट ठीक है डेवलपमेंट्स थी, लेकिन इस तरीके से बात हो रही है कि क्या ईरान न्यूक्स बनाने की तैयारी कर रहा है। इन सब की वजह से आई थिंक इस वजह से आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट है। और आज मार्केट को अब ये रिस्क लग रहा है कि कल सुबह अगर आप उठे और अगर बड़ी गिरावट हुई यूएस में तो क्या होगा। और यही आप देखिए प्रेशर जो है वो आप ग्लोबल मार्केट में भी देख रहे हैं। यूरोप और एशियाई बाज़ारों में भी बड़ी गिरावट है, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑब्वियसली क्रूड पर पड़ा है। हमारी मार्केट के लिए वो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला फैक्टर होता है। तो इसके लिए ये एक रीज़न है जिस वजह से आप ये मूव देख रहे हैं। क्रूड दिखा देते हैं एक बजरा $70 के करीब क्रूड। देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि लास्ट का आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। लेकिन अभी फिलहाल तो बाजार पस्त। निफ्टी 250 अंकों की गिरावट के साथ, बैंक निफ्टी करीब 390 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप जिसमें हमें अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी पिछले कुछ सत्रों में, वहाँ पे भी दबाव है। सवाल पहला यही था कि जिस तरीके से आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है वो क्यों है। आपने मेंशन किया वीक ग्लोबल क्यूज, मिडिल ईस्ट टेंशन, साथ ही कोई और भी रीज़न है, और साथ ही अब यहाँ से आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं। ये जो दबाव है आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, अब क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे बाद में आएंगे श्रेया, पहले मार्केट की बात करते हैं। देखिए, क्रूड ने क्लियरली एक मूड बिगाड़ा है, और कच्चे तेल जो $70 के करीब गया है उसने क्लियरली आज मूड ख़राब किया सारा का सारा। फिर भी अगर मैं एक बात कहूँ तो निफ्टी में अभी भी मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा। ये फिर भी होना चाहिए, इसको अभी भी मैं ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा, क्योंकि ठीक है हम फिसले हैं लेकिन अभी भी हम उसके नीचे बंद नहीं हो गए हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों काफ़ी क्रूशल लेवल्स पर हैं। निफ्टी का मतलब अगले 1.5 घंटे जो है ना, मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ लेवल्स रहेंगे। निफ्टी का 25,000 को डिफेंड करना क्लोजिंग बेसिस पर बहुत ज़रूरी है, अभी तो हम उसके नीचे हैं काफ़ी। और बैंक निफ्टी का 56,000 इसको डिफेंड करना ये काफ़ी क्रूशल है। लेकिन आज एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी तंग कर रही है वो है मिड कैप। आज मिड कैप में भी बड़ी बिकवाली है, तो उस वजह से मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा आज क्लियरली ख़राब हुआ है। बिल्कुल ख़राब तो है। अब क्या यहाँ से अप्रोच होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पे, स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? देखिए, पहली बात तो अगर निफ्टी 25,000 के नीचे बंद हो, जो कि दिख रहा है अब तक, तो साइन ऐसे लग रहे हैं, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर हुई। अभी शॉर्ट करना है या नहीं, आई थिंक ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। 24,800 के नीचे ही शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी, लेकिन अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप एटलीस्ट लॉन्ग ट्रेड से बाहर हो जाएं। अगर मार्केट वाकई में क्लोज भी इसके नीचे दे रहा है, इस लेवल के नीचे दे रहा है, तो 24,800 से 25,000 का जो जोन है ना, इसमें कोई ट्रेड नहीं है श्रेया, क्योंकि इसमें आप जिस भी तरफ ट्रेड लेंगे ना, चांसेस हैं कि आप दूसरी तरफ मार्केट मूव करके आपको फंसा देगा। तो इसके लिए इस जोन में कोई ट्रेड ना लें। अभी थोड़ा सा मार्केट को देखें, या तो मार्केट रिकवर कर रहा है या थोड़ा सा और नीचे गिर रहा है, उसका वेट कर लें, उसके बाद कोई एक फ्रेश व्यू लें। आज एक्सपायरी का भी फैक्टर ध्यान रखिएगा। आज ट्यूसडे और थर्सडे को ये सब फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। प्लस ये जो फैक्टर है ईरान वाला, ये नया फैक्टर है, ये अब तक हमें पता नहीं था कहाँ से आया ये। इसका कितना इम्पैक्ट होगा, एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा या और इसका स्पिल ओवर होगा, कल भी कोई हेडलाइन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको कौन कह सकता है। हम यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल होगा इस समय। तो इसके लिए थोड़ा सा, और वैसे भी गुरुवार को वैसे भी एक्सपायरी रिलेटेड वीकनेस या वॉलेटिलिटी आती ही है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है कि बैंक निफ्टी में 56,000 बहुत क्रूशल लेवल है, अभी भी हम उसके ऊपर हैं। 55,800 से 56,000 बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर आपने ये लेवल्स तोड़ने शुरू करे तो फिर 55,500 के नीचे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है। अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन बैंक निफ्टी पोजिशनली अभी भी वीक नहीं हुआ है। हाँ, अगर ये टेंशन बढ़ती गई, इसकी वजह से पूरी ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस आ गया और वो कुछ वेरिएबल बदल गया, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप अभी के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, अभी भी ब्रेकडाउन नहीं है, और अभी भी देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में मार्केट किस करवट बैठता है। लेकिन
एक चीज़ क्लियर है, एक साइन बन रहा है कि वो जो एक स्विंग मिली थी हमें, अब वो ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं जाकर। यहाँ पर मार्केट को आकर थोड़ी वॉलेटिलिटी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट आज गिरा है और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप आप देखें जिस तरीके से टूटा, तो इस करेक्शन के बाद क्या और गिरावट बढ़ेगी? क्या एनालिसिस यहाँ पे आपकी होगी मिड कैप और स्मॉल कैप में? नहीं, पूरे ओवरऑल मार्केट जिस तरीके से आज टूटा है और करेक्शन की उम्मीद लगा रही है क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें मेरे ख्याल से एक सेक्टर जिसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी और करेक्शन हो सकती है वो है स्टॉक मार्केट प्लीज़। वो डाउन है आज श्रेया, तो उस पर मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था। अगर आप देखें बीएससी का शेयर, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल सीडीएसएल, कैम्स, ये सारे शेयर्स देखेंगे अगर, यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आई है। कैम्स का भी शेयर दिखा दीजिए, सीडीएसएल का भी शेयर दिखा दीजिए। आई थिंक ये एक स्पेस है जहाँ पर अब लोग शॉर्ट कर रहे हैं। सीडीएसएल को तो खैर आप शॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो बैन में है, लेकिन ये एक स्पेस है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट में थोड़ी सी अब एक वॉलेटिलिटी है और इस वॉलेटिलिटीज़ में मौके भी हैं आपके पास और धोखे भी हैं, दोनों हैं। अब जैसे आप बीएससी का अगर 6 महीने का चार्ट देखेंगे, 2 दिन की गिरावट आपको दिखेगी भी नहीं, ठीक है। टेम्पटेशन होगी आपको कि डिप में बाय कर लूँ, लेकिन अब ये दिक्कत क्या है कि ये स्टॉक 2100 तक जा सकता है, उसके बाद भी अप ट्रेंड में रहेगा। लेकिन अगर 2100 तक चला गया तो आप बचेंगे या नहीं बचेंगे उसमें। सिमिलरली अगर आप एंजल 1 का चार्ट देखें जहाँ एक 2000 से 1 वे रैली हुई थी, ये आराम से 2700 तक जा सकता है, फिर भी अप ट्रेंड में रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए अभी स्पेस को जब तक ये वैसे भी जो स्टॉक्स होते हैं ये मार्केट के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो थोड़ा जब तक ये सेटल ना हो जाए मार्केट, तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इनसे दूरी रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल दूरी बना के रखने की सलाह। लेकिन क्रूड में जिस तरीके से आज तेजी देखने को मिली, क्रूड फ्यूचर्स देखिए 4% अप, इसको कैसे प्ले कीजिए करेंगे आप? क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर? ये एक चीज़ जो लोगों को समझनी होगी ना, ये समझिए कि क्रूड क्यों भागा। क्रूड ना नॉर्मली 2 कारणों से भागता है। एक होता है जब डिमांड में सर्ज आता है, और दूसरा होता है जब जियोपॉलिटिक्स आती है। डिमांड में सर्ज मतलब जब वो ओपेक प्लस वगैरह वाले बोलते हैं ना, आके वो ओईसीडी आउटलुक देता है, वो सब देता है, उन्होंने तो आउटलुक ख़राब दिया था श्रेया। तो क्रूड गिरा किस लिए था पहले? क्योंकि डिमांड आउटलुक ख़राब था। अब डिमांड आउटलुक ख़राब था, लेकिन अब पाइपलाइन जहाँ पर होती है वहीं पर अगर इम्पैक्ट आ जाएगा तो फिर तो क्रूड के दाम बढ़ेंगे ना। तो ये आपको समझना होगा कि ये जो क्रूड भागा है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भागा है, डिमांड की वजह से नहीं भागा है, फंडामेंटल फैक्टर की वजह से नहीं भागा है। अब ये टेंशन 3 दिन चलेगी, 1 हफ्ता चलेगी, 10 दिन चलेगी, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। यूएस है यहाँ पर, कोई 2 छोटे देश नहीं है, तो अगले 7-8 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसी रैली ना नॉर्मली टिकती नहीं है क्रूड की। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे में ओएमसी शेयरों में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये जो शेयर्स हैं इनमें आप गिरावट में ख़रीदारी करें। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैंने एक्चुअली ऐड की थी, शायद है नहीं, लेकिन ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल, ये जैसे स्टॉक्स हैं, इनमें आप हाइस पे प्रॉफिट भी बुक करिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ओएनजीसी और ऑयल ये 2 दिन से हमारे बिग स्टॉक्स थे, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप प्रॉफिट भी बुक करिए, क्योंकि देखिए आज अगर आपने इन स्टॉक्स अगर आपने आज चेज करा तो आज पैसा नहीं बना है। इनफैक्ट आज तो ये स्टॉक्स डे लो पर आ गए। तो इनफैक्ट क्योंकि ये जो तेज़ी है ना, ये क्रूड वाली तेज़ी जो है ये टिकाऊ नहीं है, ये प्योर एंड प्योर ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से आई है। तो इस वजह से ये सही है, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करें और एचपी, बीपी, आईओसी में गिरावट पर खरीदारी करें। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब अगर ये कल का 70 का 75 हो गया तो एक बार के लिए तो मार्केट गिरेगा और उसमें हम कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ इस फैक्टर से अगर बढ़ेगा तो वो आपको एक मौका देगा लोअर लेवल पे अच्छे स्टॉक्स जो ऑयल कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं उनको ऐड करने का। चलिए अब आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स का कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। जिस तरीके से बाजार आज गिरा है तो शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी। कहाँ सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आएगा अभी आपके स्क्रीन पर आप देखिए। ऑटो सेक्टर, टाटा मोटर्स यहाँ पे 3.5% का डेंट, टाटा स्टील टूट गया 2.5% से ज़्यादा, श्रीराम फाइनेंस में मुनाफा वसूली 2.5% और कोल इंडिया 2.5% गिरकर कर रहा है कारोबार। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर दबाव ज़्यादा देखने को मिला, पेटीएम, MDR की खबरों को सरकार ने खारिज किया और इंटरडे में तो हालांकि 10% तक लुढ़का, अभी वहाँ से थोड़ी रिकवरी, लेकिन 7% गिरकर ये भी कर रहा है कारोबार। HPCL, अगेन BPCL जैसे स्टॉक्स में डेंट पड़ता हुआ नजर आया, जिस तरीके से हम डिस्कस भी करते हैं। CDSL में आज मुनाफा वसूली 5% के करीब होती हुई नजर आई है। लेकिन
गिरते बाजार में आप गौर करेंगे तो कुछ और स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आई। बजाज फिनसर्व इसमें से 1% चढ़ा गया। विप्रो भी लगभग, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आधे फीसदी करीब यहाँ पे तेजी बनती हुई नजर आई है। तो ये कुछ स्टॉक्स। और आप देखेंगे तो हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में थोड़ी आज बाइंग है। तो मैक्स हेल्थ केयर आज 1.25% करीब चढ़ा। बजाज फिनसर्व, मनप्पुरम फाइनेंस 1% और एलटीआई माइंट्री में आज आधा फीसदी करीब खरीदारी होती हुई नजर आई। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता, टेक्निकल कॉल्स रहेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, अमित सेठ, रुजित जैन और सोमिल मेहता से। 2:20 पर कार्बन टैक्स पर खास खबर लेकर आएंगे लक्ष्मण रॉय। 2:25 पर मनीषा गुप्ता बताएंगे क्रूड में तेजी क्यों है। साथ ही मिताली जैन बताएंगे क्रूड में तेजी का किन शेयरों पर असर होगा। 2:35 पर हाल में हुए ब्लॉक डील की खास डिटेल लेकर आएंगे यतिन मोता। 2:40 पर BSNL, MTNL और ITI की संपत्ति ट्रांसफर पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे असीम मनचंदा। 2:45 पर ICICI बैंक पर मोतीलाल ओसवाल पर खास रिपोर्ट लेकर आएंगे दीपाली राणा। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन। 3:05 पर यतिन मोता बताएंगे डीलिंग रूम चेक। साथ ही 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं। पैनल के पास चलें इससे पहले एक थोड़ी सी खबर आ रही है, कुछ अगर विजुअल्स हैं तो वो भी दिखाइए ज़रा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ख़राब खबर आ रही है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। अब अभी तक इतनी जानकारी है, होपफुली सब ठीक हो, होपफुली कैजुअलिटी ना हो, बस यही उम्मीद होगी। 130 लोग इस प्लेन में थे, तो इस पर थोड़ा सा अपडेट लेंगे। देखिए आप, ये अपेरेंटली टेक ऑफ के तुरंत बाद ये हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन ये एयर इंडिया का प्लेन जा रहा था, तो ये एक खबर आती हुई, इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन वापस आते हैं मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट में अब इस समय एक बहुत इंटेंस सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जी हाँ, इंटेंस वर्ड यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा। अब 305 पॉइंट निफ्टी नीचे है 24,835 पर। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट में एक तरीके का ये ब्रेकडाउन है और मार्केट ने क्लियरली उस रेंज को तोड़ दिया लोअर साइड पर। और बैंक निफ्टी भी अब 56,000 को तोड़ने की तैयारी करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे है। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब है, करीब 1:4 का। और वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स क्लियरली मार्केट के ऊपर हावी होती हुई। चलिए हमारा पैनल तैयार है, आइए उनसे अब ट्रेड्स जानते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए, शॉर्ट ट्रेड रहेगा इस समय? बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, और स्टॉक का नाम है DLF। यहाँ पर थोड़ा एग्जॉशन हो गया, यहाँ पर स्ट्रेच हो गया, इसलिए एक अच्छा स्टॉक बनता है। ट्रेड करा 852 के आसपास, स्टॉप लगा 860 का, करीब 8 रुपए का। लोअर लेवल 820 भी पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट लोअर लेवल 840, फिर 835, फिर 830, लेकिन है वीक DLF, स्ट्रेच थोड़ा ज्यादा हो गया। DLF डे लो के आसपास, अब मैक्सिमम स्टॉक्स आपको डे लो के आसपास से दिखेंगे जिस तरीके से मार्केट में पेन बढ़ता जा रहा है। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए NBCC पे बिकवाली करने की राय रहेगी। NBCC इंटरडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। आज 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है। तो NBCC के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 121 रुपए 20 पैसे के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 124 के ऊपर लगाना है। 124 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 115 की टारगेट सेट करेंगे NBCC के फ्यूचर में। ओके, NBCC के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? शॉर्ट ही एक्सपेक्ट करूं? जी बिल्कुल शेयर, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे भी सेल ट्रेड है। मेरा ट्रेड है सेल में NCC पे। NCC 232 के अराउंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हम लोग नोटिस कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 225 के आएंगे। तो स्टॉप लॉस आपका 237 का होना चाहिए, टारगेट 225। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 232.5 का पुट ऑप्शन, जो रफली 6.5 रुपए में ट्रेड करा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 4 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 9 से लेके 11। ओके, तो चलिए ये NCC में शॉर्ट ट्रेड हो गया। गाबा सर ने DLF पे शॉर्ट ट्रेड दे दिया। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए लॉन्ग या शॉर्ट? हो गया सॉरी, मानस जी की ट्रेड हो गई। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए लॉन्ग या शॉर्ट? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी शॉर्ट ट्रेड रहेगी एल्कम के जून के फ्यूचर्स में। रैशनल ये है कि जहां बाकी फार्मा स्टॉक्स ने फिर भी एक अच्छा मूव दिखाया था, अर्ली मॉर्निंग में स्ट्रेंथ दिखाई थी, एल्कम कंटिन्यूसली एक वीक काउंटर है, अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को। आज के सत्र में भी हमने देखा कि इसने ट्रेंड डेमा से रिजेक्शन लेके वापस एक ब्रेकडाउन दिया है।
लगभग 4845 का प्राइस है फ्यूचर्स में। इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रहेगा 49.10 का और टारगेट्स रहेंगे 47.50 के। ओके, अल्केम लैब में यहाँ पे बिग वाली की राय आती हुई सोमिल मेहता जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? मेरी लॉन्ग साइड पे पिक होगी अपोलो हॉस्पिटल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और आई बी एक्सपेक्टिंग कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे बाय सिग्नल आया है, तो स्टॉप लॉस 6850 और टारगेट होगा 7300। ओके, चलिए, तो ये हो गई सोमिल जी की ट्रेड। अब चला जाए आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, काफ़ी टफ डे मार्केट के लिए, बताइए आपका प्रेफर्ड स्टॉक। गुड आफ्टरनून अनुज। बिल्कुल, तो आपने जैसे कहा कि आज एक सेलिंग काफी इंटेंस है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी बाजार अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक पॉज बाजार में बन रहा है। तो कोई मुझे लगता है कि इस समय पे क्लियरली ये कहना कि ये स्टॉक इन द शॉर्टर टर्म अच्छे रहेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है वेट एंड वॉच की एक अप्रोच होनी चाहिए। बट एक चीज मैं जरूर समझता हूँ कि जिस तरह से आरबीआई ने जो ये कदम उठाए हैं और खासतौर पे सीआरआर कट भी जो 100 बेसिस पॉइंट का प्रपोज किया है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक तो 2.5 लाख करोड़ की जो फ्रेश लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज होगी, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एनबीएफसी कंपनीज को काफी अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो डिप बाजार में बन रही है उसमें एक जो बास्केट हमें काफी अच्छा लगता है एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं और हमें पसंद आते हैं, वो है श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ये मुझे लगता है कि ये बास्केट काफी अच्छा लगता है ऑन डिप्स, क्योंकि एनबीएफसी इसके बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे जो आरबीआई ने कदम उठाए हैं। और कहीं ना कहीं कंज्यूमर लोन जो है उनमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आ रही है। सीवी सेगमेंट की साइकिल इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, जैसे कि कुछ कॉन कॉल में टाटा मोटर्स ने भी कहा कि सीवी की साइकिल अच्छी होगी, तो अगेन उसका भी बेनिफिट ये जो प्लेयर्स हैं चोलामंडलम या श्रीराम फाइनेंस जैसे प्लेयर्स, इनको मिलेगा। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि डिप्स में इन स्टॉक के अंदर में हम एक पॉजिटिव रुझान रखेंगे, बट करेंट लेवल्स पे नहीं, थोड़ा सा हो सकता है और डिप यहाँ देखने को नजर आए, पर उसके बाद ये काफी अट्रैक्टिव हमें नजर आते हैं पूरा जो एनबीएफसी बास्केट है। ओके, पूरा एनबीएफसी बास्केट पसंद आ रहा है और श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना चाहिए। ये हो गई आशीष जी की पिक। कुछ स्टॉक्स जो भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, जहां पर गिरावट आज हावी होती हुई नजर आ रही है। एक तो सीडीएसएल 5% से ज़्यादा टूट कर रहा है कारोबार और पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल भी थोड़ा सुस्त था और आज भी यहाँ पे सुस्ती कायम। सीडीएसएल, शिल्पा जी, 5.25% तक लुढ़क के आज के 17वें डे लो के आसपास, काफ़ी इसने रिटर्न कमा कर दिए हैं। अब क्या करना चाहिए? यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर इट्स अ नो राइट नाउ? शेयर यहाँ पे ऑनेस्टली थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, वैसे भी बैन में है, तो यहाँ पे पोजीशंस अगर आपको एक्यूमुलेट करना है और इन कैश लेवल्स पे, तो आप थोड़ा सा और वेट कीजिए। 1550 तक यहाँ से और भी एक 100 पॉइंट का डिप आ सकता है, तब मिले तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 1480 से 1500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट। ओके, सीडीएसएल फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करना है इस पर्टिकुलर काउंटर में, उसके बाद एक फ्रेश व्यू लिया जाएगा। रेलवे स्टॉक्स जहां पे पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी बाइंग दिखी थी, वहाँ पे फिर से थोड़ी सुस्ती है, क्योंकि मार्केट भी आज खराब है तो जाहिर तौर पर वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार आरवीएनएल रखते हैं आपके स्क्रीन पर, 4% से ज़्यादा की गिरावट ये भी झेल रहा है। रेल विकास निगम यहाँ पर डेलो के आसपास ये भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। रेलवे स्टॉक्स में फिर से एक रैली की उम्मीद की जा सकती है क्या अमित जी? आरवीएनएल का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? आज तो हालांकि मार्केट ही खराब है, चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है, फिर भी यहाँ से अगर रिवर्सल आए तो आरवीएनएल में कितनी उम्मीद? जी शेयर जी, अगर पर्टिकुलरली आरवीएनएल की बात करें तो हमने ये देखा कि पिछले 4-5 सत्रों से स्टॉक एग्जैक्टली 435 440 पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा था, और आज तो मार्केट वीकनेस के कारण इसने अपना 10 डेमा ब्रेक कर दिया, ऑलमोस्ट 20 डेमा के ऊपर आ गया है। तो वीकनेस इस हिसाब से बरकरार है। सपोर्ट्स लगभग इसके 395 400 के आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वहां पे मिले तो कंसिडर किया जा सकता है, नहीं तो फिर हमें एक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए विच विल कम ओनली अबव 440। ओके, चलिए, तो सॉरी मैं थोड़ा सा उस प्लेन क्रैश के उसमें बिजी हो गया था, थोड़ा सा काफ़ी डरावना मामला बन रहा है ये, जो अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जा रही थी, उसका जो मामला है। अभी कुछ ही देर में हमारे संवाददाता केतन जी वहाँ पहुँचेंगे, उनसे फ्रेश अपडेट लेंगे। इससे पहले कुछ स्पेकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन मार्केट पर आते हैं। कुछ रिकवरी आ रही है निफ्टी पर 24,867 पर। आशीष,
क्या हुआ मार्केट में आज? ये इसको प्योरली जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स माने, एक्सपायरी फैक्टर्स माने, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्या 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 रीजन माने? नहीं बिल्कुल, तो जैसे आपने अनुज देखा कि क्रूड में भी थोड़ी एक जो शॉर्ट टर्म स्पाइक आई, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थोड़ा सा डेवलप हुआ, और साथ में जब आप बिल्कुल आपने सही कहा कि आज एक्सपायरी डे, तो उसका भी एक इफेक्ट बाजार पे रहता है। ऑल इन ऑल अगर से मैं देखूं तो देखिए, आप एडवांस डिक्लाइन भी आज थोड़ी सी वीक है, जहां पर पे 800 स्टॉक एडवांस है, ऑलमोस्ट 2100 स्टॉक की वहां डिक्लाइन हुई है, और निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। तो एक शॉर्ट टर्म जरूर से थोड़ा सा डेंट बाजार में आया है, बट हमें जो लगता है कि एक तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बीएफएसआई का जो स्पेस है वो अट्रैक्टिव है, हॉस्पिटल का जो सेगमेंट है वहां पे काफी अच्छे इंटरेस्ट हमें देखने को मिले, जैसे कि कुछ कंपनीज है जिन्होंने अभी एक्विजिशन और मर्जर भी जहां पे हुआ है, वहां पे काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो मुझे लगता है डिप्स में इन स्टॉक्स के अंदर में बाइंग इंटरेस्ट रह सकता है। थोड़ा सा जरूर एक बार बाजार को स्टेबल होने का वेट करना चाहिए, या थोड़ा सा आशीष, आ रहा हूँ आपके पास आशीष, एक बार जरा अपने सिस्टर नेटवर्क कट करते हैं CNN न्यूज़ 18 को। बड़ी खबर इस समय अहमदाबाद से आ रही है। Is that right? Exactly, and this could also have led to fatality or agencies or injuries on ground as well, because the airport is an area that is surrounded by it's a heavily inhabited area, and there are residential buildings as well. In fact, the visuals that are coming in that are also clearly suggestive of the fact that the plane where it has, the location where it has gone up in flames is surrounded by visuals by residential buildings. People are there on ground. Ambulances can be seen in the visuals as they have been rushed, and the emergency services like fire brigade and ओके चलिए, कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन है। मैं थोड़ी देर में वापस चलते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पे कट करेंगे कुछ देर में और वहाँ पर जाएंगे। फॉर नाउ अहमदाबाद से जो लंदन ये विमान जा रहा था, यहाँ पर एक क्रैश हुआ है। और अभी देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इवन कितने लोग थे उस प्लेन में ये भी अभी कहना बहुत टफ है। ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो उसमें कितने लोग हैं इस पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। चलिए अब एक बार जरा कट करते हैं नेटवर्क को। हानि हुई है उसको बचाया जा सके और नुकसान कम से कम हो। बिल्कुल, और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कुछ जो इंजर्ड लोग हैं, वो एक तस्वीर आप देख रहे हैं, थोड़ा सर उठाया हुआ है, यानी अब ये पता चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं उनसे ये मालूम पड़ पाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्योंकि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, लगभग 1:15-1:30 बजे का टाइम था, जैसा कि हमारे सहयोगी जनक दवे बता रहे थे, और जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, अचानक से पीछे का जो एरिया होता है, यानी टेल एरिया जो प्लेन का होता है, उसमें ब्लास्ट हुआ, फिर आग लग गई और जाकर विमान गिर गया। एक रेजिडेंशियल जो एरिया है उस तरफ जाकर गिरा। वहां एक पार्किंग लॉट था, उसमें सारी कारों में आग वहां लग गई। 232 माफ कीजिएगा यात्री इसमें सवार थे, पैसेंजर्स थे। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। AI-171 ये एयर इंडिया का विमान था जो कि लंदन के लिए रवाना हो रहा था, कि अचानक से टेक ऑफ करते ही जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसके टेल एरिया में ब्लास्ट हुआ, फिर आग लग गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मलबे के ढेर में तब्दील हो गया विमान, आग की लपटें, काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी इंजर्ड वहां पे हुए हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा गया। एकदम से स्ट्रेचर्स, वहां एम्बुलेंसेज आई 108, और वो जहां पर ये हादसा हुआ है वहां से फौरन उन्हें नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी जो हम आपको जानकारी दे रहे थे, अमित पांडे से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि गृह मंत्री ने सीधे मुख्यमंत्री से बात किया फोन पर, उनसे ताजा जानकारी उन्होंने लिया, अपडेट लिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, अब जाहिर बात है वो भी कंसर्न, उन तक भी खबर पहुंचाना है कि आखिर अभी इस वक्त स्थिति क्या है। लेकिन हर संभव मदद का ऐलान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि प्रायोरिटी पे रखें इस काम को, फौरन जो घायल लोग हैं उन्हें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेडिकल एड मिलना चाहिए, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए काम। और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी इस वक्त चल रहा है। फायर ब्रिगेड वहां पर बड़ी, पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। 2 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भयावता। आप जानिए कितना भयानक ये विमान क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। लगभग 1:15 से 1:30 बजे तक का टाइम बताया जा रहा है जब इस विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। AI-171 विमान संख्या है, प्लेन का नंबर है, एयर इंडिया का ये विमान है। और जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, उड़ान भरी लंदन के लिए, कि अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। और आग के बाद आप देखिए जाकर ये गिरा, एक रेजिडेंशियल एरिया में गिरा। जो प्रारंभिक जानकारी नितिन हमें दे रहे थे उस बारे में भी कुछ और अपडेट आएगा, हम आपको देंगे। लेकिन वहां एक पार्किंग लॉट हमने आपको दिखाया, जहां सारी कारें जो खड़ी थी उन सब में आग लग गई। और
आप देख रहे हैं दूर तक आसमान में उठता हुआ धुआं, अफरा तफरी का वहां माहौल हो गया। हालांकि कॉर्डन ऑफ किया गया और तमाम गाड़ियां जो हैं वो फायर ब्रिगेड की हों, एम्बुलेंसेज हों, वो दौड़ाई गई हॉस्पिटल से, जितने भी नजदीकी हॉस्पिटल्स हैं अहमदाबाद, क्योंकि वहां कई बड़े सारे हॉस्पिटल्स हैं। और सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां पर, ये आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए स्ट्रेचर पर जो घायल हैं। हालांकि एक जो घायल इंजर्ड शख्स है उसने अपना सर उठाया हुआ है, यानी वो ये बता पाने की स्थिति में होगा। शायद कुछ देर में वो इंफॉर्मेशन भी आएगी कि आखिर हुआ क्या था, अचानक से ये ब्लास्ट, ये आग कैसे लग गई। तो शायद जो सवारियां हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो इस बात को बताने लायक हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ये विमान जो है ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, यानी अहमदाबाद से लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। IC-171 विमान संख्या है। और जैसे ही इसने उड़ान भरी अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ, आग लग गई और जाकर ये एक रेजिडेंशियल एरिया, जो अभी नितिन बता रहे थे हमारे सहयोगी, हालांकि उस बारे में कुछ और अपडेट हमें मिलेगी तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। 2 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, विमान एक बिल्डिंग से जाकर टकराया, या जो हम बता ही रहे हैं आपको कि वो रेजिडेंशियल एरिया से लगता हुआ दीवार के बाद जैसे ही उसने उड़ान भरी और ये जाकर उस पर गिरा, वहां पर भी लोग रह रहे होंगे, उन्हें भी नुकसान पहुंचा होगा। कई सारी कारें वहां पर खड़ी थी, वो भी जलकर राख हो गई हैं। ये देखिए आप 2 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। लगभग 1:15 से 1:30 बजे तक के बीच में ये प्लेन क्रैश हुआ है, जो जानकारी मिल रही है अहमदाबाद गुजरात का, जहां आपको बता दें फॉरेंसिक क्रॉस रोड है, मेघानी नगर अहमदाबाद का, जहां पर ये विमान क्रैश होकर गिरा है। और हर तरफ आप देख रहे हैं काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। जो लोकल्स वहां पर लोग रहने वाले थे वो भी देख रहे थे कि अचानक से क्या हो गया, और सब मदद के लिए, हालांकि फिर वो उस एरिया को पूरा सील कर दिया जाता है, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। और जो वहां हॉस्पिटल स्टाफ था, एयरपोर्ट का जितना स्टाफ है, और ये तमाम लोग जो हैं वो फौरन दौड़े उस साइट पर जहां पर ये हुआ था। हॉस्पिटल से एम्बुलेंसेज रवाना की गई, 108 एम्बुलेंस, उसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त वहां मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का काम इस वक्त जोरों से चल रहा है। और ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी जो इंजर्ड है वो उस एरिया में ना हो, उन्हें फौरन वहां से निकाला जाए और जल्द से जल्द उन्हें पूरी मेडिकल एड मिले ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। आप देखिए 232 माफ कीजिएगा 232 पैसेंजर्स इस विमान में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, ये 2 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दाहिनी तरफ जो तस्वीर है उसमें आप देखिए आग की लपटें, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, यानी सब कुछ जल गया है। पूरे विमान में ऐसा लग रहा है मानो ये जलकर राख हो गया है। और ऐसे में जितने भी घायल हैं उन्हें फौरन से फौरन हॉस्पिटल पहुंचाने की जो प्रायोरिटी है उसमें लगे हुए इस वक्त दमकल कर्मी, जो हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पर पहुंचा है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी, जो टॉप ऑफिसर्स हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से भी डायरेक्शन चले गए हैं। इस बीच होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से बात की है, उनसे ताजा स्थिति के बारे में जाना है। ट्रैफिक एक तरफ का रोका गया क्योंकि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना इंजर्ड को वो प्रायोरिटी था। और अस्पताल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्ट्रेचर पर ले जाते हुए जो मेडिकल स्टाफ हैं वो घायलों को वो नजर आ रहे हैं। आप देखिए हर कोई वहां दौड़ता भागता नजर आ रहा है। रिश्तेदार जो हैं, नाती रिश्तेदार हैं, उनके लिए चिंता का विषय, वो भी अब जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचेंगे। यानी कई सारी एजेंसीज अब मिलकर काम करेंगी। यहां पर सिनर्जी चाहिए होती है, सामंजस्य चाहिए होता है सभी का। इसमें पुलिस है, मेडिकल स्टाफ है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है। मुख्यमंत्री पूरे इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। जनक, कुछ और अपडेट? देखिए अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओके, चलिए तो हम अपडेट लेते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और उम्मीद और आशा यही रहेगी कि कम से कम नुकसान हुआ हो और कैजुअलिटीज़ कम से कम रही हो, इंजरीज कम से कम रही हो, ये एक उम्मीद हमेशा रहती है। और काफ़ी दर्दनाक हादसा वो जो अभी आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बाज़ार की बात करते हैं। बाज़ार की बिकवाली में आज एक बहुत बड़ी वजह क्रूड का उछाल है। क्रूड में उबाल किस लिए है ये जानते हैं और इनका इम्पैक्ट किन कंपनियों पर होगा ये भी जानेंगे। मनीषा और मिताली हैं हमारे साथ। पहले मनीषा के पास चलते हैं। मनीषा जी, पहले तो बताइए कि क्रूड में ये जो इतनी तेज़ी आई, ये आखिर आई क्यों? वेल जी हाँ अनुज, अगर आप ओवरनाइट देखें तो हमने 5% की तेज़ी प्राइसेस में आते हुए देखी थी। एज ऑफ नाउ यूरोपियन मार्केट्स में 1% की गिरावट है, लेकिन इसके बावजूद भी हम मल्टी वीक हाइज पर यहाँ पर कच्चे तेल में कारोबार कर रहे हैं। अगर ब्रेंट की बात की जाए तो ये 8 हफ्ते के हाइज पर है और यूएस क्रूड यहाँ पर 10 वीक के हाइज पर है। जो कुछ मुनाफा वसूली एज ऑफ नाउ आई है वो क्योंकि 5% की तेज़ी थी तो कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली उस वजह से आई है, लेकिन जो सारे के सारे रीजंस हैं वो अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट हैं।
चार मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि जिस तरह से ईरान की स्टेटमेंट्स यहाँ पर आई हैं कि वो यूएस एयर बेसिस को अटैक कर सकता है अगर न्यूक्लियर डील यहाँ पर थ्रू नहीं जाती है, और यूएस ने अपने पर्सनल को यहाँ पर मिडल ईस्ट में से इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। तो ये ऑफकोर्स थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर लेके आता है। सेकेंड पॉइंट है, जिस तरह का हमने यूएस एंड चाइना ट्रेड एग्रीमेंट में पॉजिटिविटी आते हुए देखी है। यूएस और चाइना दोनों ही तेल के बड़े उत्पादक और कंज्यूमर कंट्रीज भी हैं, तो कुछ पॉजिटिविटी वहाँ से है। एंड देन जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा कल आया था वो सॉफ्ट था, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, और अब बाजार को लगता है कि शायद पहली रेट कटौती अगली ही यूएस फेड मीटिंग में देखने को मिले। और चौथा एंड फाइनल रीजन रहा यूएस इन्वेंट्रीज में गिरावट 3.2 मिलियन बैरल्स की, बाजार 2 मिलियन बैरल्स की गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, तो उसका भी फायदा हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने हमने कच्चे तेल में 10% का इजाफा आते हुए देखा था, और जून दूसरा ऐसा महीना है जहां पर 6% का इजाफा आप कच्चे तेल में ऑलरेडी बनता हुआ देख रहे हैं। मार्केट्स को लगता है कि 70 का आंकड़ा दूर नहीं है और नियर टर्म में हम शायद वो भी निकालते हुए देखेंगे। ओके, शुक्रिया मनीषा जी ये खबर समझाने के लिए। और हम देख रहे हैं उछाल क्रूड में, लेकिन सवाल ये भी मिताली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कि क्रूड की तेज़ी किन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है और किन कंपनियों के लिए नेगेटिव, बताइए मिताली। जी, जैसा कि मैम ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है और 2 मंथ के हाईएस्ट वैल्यू लेवल्स पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस जो क्रूड में तेज़ी है इसका फ़ायदा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों पे ही देखने को मिलेगा। दोनों एक तरफ समझते हैं जो क्रूड ऑयल की रैली है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी उन कंपनीज़ के लिए जो अपस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि उन्हें हायर क्रूड रियलाइजेशंस का फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। कंपनीज़ जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया और HOEC जैसे कंपनीज इस सिचुएशन का सीधा साधा फ़ायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं। भाई दूसरी तरफ हम देखें OMCs के लिए ये सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव है। कंपनीज जैसे कि HPCL, BPCL और IACL पे मार्जिन स्क्वीज का प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन कंज्यूमर प्राइसेस का जो बढ़ाने की उनकी क्षमता है वो थोड़ी सी लिमिटेड है। सिर्फ OMCs ही नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज भी देखे जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, टायर, पेंट्स और एविएशन सेक्टर, इनमें भी हमें थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। मैं टायर मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं तो कंपनी जैसे कि MRF, JK टायर्स, सीएट, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़ने से रबर और सिंथेटिक रॉ मटेरियल का कॉस्ट में भी काफ़ी जंप आता है। इसके अलावा पेंट कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनी जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलेक, ये भी यहाँ पे एक नेगेटिव डेवलपमेंट की यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो लगभग 55 to 60% ऑयल लिंक्ड रहता है, तो क्रूड के महंगे होने से यहाँ पे उनके मार्जिन्स पे और ज़्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एविएशन सेक्टर में जैसे कंपनीज इंडिगो की बात करें तो वहाँ पे भी राइजिंग जेट फ्यूल का जो कॉस्ट का बर्डन है उन्हें हायर बेसिस पे अब उठाना पड़ सकता है, तो ये उनके लिए भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। ओके, शुक्रिया मिताली जानकारी के लिए। तो इन कुछ कंपनीज के लिए नेगेटिव और कुछ कंपनीज के लिए पॉजिटिव ये खबर क्रूड में जो उछाल देखने को मिल रहा है। आशीष चतुर्वेदी जी, आप देखिए पेंट के लिए नेगेटिव, लेकिन एशियन पेंट्स इन ग्रीन ही ट्रेड करता हुआ नजर आया 0.25% के करीब। इस खबर को कैसे देख रहे हैं और आप कैसे प्ले करेंगे अभी पेंट सेक्टर में? देखिए पेंट्स में शेयर देखिए अपने चैलेंजेस कुछ अलग चल रहे हैं। वहां पर पे ग्रासिम की एंट्री के बाद खास तौर पर जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वहां पर पे दबाव बना हुआ है, और आप देखेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म स्पाइक या शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी आते हैं तब भी ये स्टॉक नहीं बढ़ते। तो अभी तो पेंट जो क्रूड में बढ़ोतरी हुई है उसका कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म डेंट मुझे लगता है इनमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पे डेंट ना सिर्फ क्रूड का है बट एक जो बड़े प्लेयर ग्रासिम के आने के बाद, जैसे कि अभी उनका एक कॉल हुआ वहां पे उन्होंने बताया कि किस तरह से केपेक्स उन्होंने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ केपेक्स कर लिया। जो 10,000 करोड़ का केपेक्स करने की तैयारी थी उसमें से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑलरेडी कर चुके हैं, और अभी कहीं ना कहीं जाके ऑलरेडी 3rd नंबर के प्लेयर ग्रासिम बन चुका है, और आने वाले समय में 2 टॉप सेकंड प्लेयर के अंदर में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पूरे इंडस्ट्री पे, सेक्टर पे बना रहेगा और दबाव की स्थिति हमें नजर आती है। ओके, चलिए फिर ये इस समय आशीष मोता का व्यू। अब आगे बढ़ते हैं। स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियों को कार्बन टैक्स से राहत मिल सकती है। CNBC आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत और यूरोपियन देशों के बीच कार्बन टैक्स से राहत देने के अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पूरी खबर जानते हैं लक्ष्मण जी से, जो इस समय स्वीडन में है। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए।
स्टील, एल्युमिनियम, चाहे एनर्जी प्रोडक्ट जो कंपनियां यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करती हैं या फिर भारत से यूरोपियन यूनियन में भेजती हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलने की संभावना है। वो राहत कार्बन टैक्स के मोर्चे पर मिल सकती है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने फैसला लिया है कि जो भी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिससे कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है, उस पर 20 से 30% की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब ये ड्यूटी 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। ऐसे सूरत में सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन के बीच अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कि भारत से जो ऐसे प्रोडक्ट इंपोर्ट होंगे यूरोपियन यूनियन में, उनको किस तरह से राहत दिया जाए। राहत देने के अलग अलग रास्ते पर यहाँ पर विचार किया जा रहा है और ये राहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दी जा सकती है। दरअसल यूरोपियन यूनियन और भारत आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इसको शामिल किया जा सकता है। यानी जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाएगा तो भारत के वैसे प्रोडक्ट जिनमें कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है उस पर आम ड्यूटी 20 से 25%, 30% की ड्यूटी कार्बन टैक्स के तौर पर नहीं लगेगी। शायद उसमें कुछ राहत मिलता हुआ दिखे और इस राहत कैसे मिलेगी, इसके अलग अलग रास्ते यहाँ पे तलाशे जा रहे हैं। और भारत ने रुख अपना काफ़ी सख्त कर रखा है इस मोर्चे पर। भारत ने साफ तौर से कहा है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन भारत के प्रोडक्ट पर यह कार्बन टैक्स लगाता रहा तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मूल भावना के खिलाफ होगा। ऐसे में भारत के इस सख्त रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से नरमी देखी जा सकती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि भारत का बड़ा बाजार उनको मिले। ओके, चलिए, तो ये लक्ष्मण जी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती हुई। लक्ष्मण जी पहले स्विट्ज़रलैंड से रिपोर्ट कर रहे थे, अब स्वीडन से रिपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। और ये इस समय पीयूष गोयल जी वहाँ पर हैं। अच्छा, मार्केट में रिकवरी आई थोड़ी सी, और एक अच्छी चीज़ ये है कि खासतौर से बैंक निफ्टी ने 56,000 बचा लिया। 56,000 बैंक निफ्टी का लो लेकर आई एक बार जरा। बैंक निफ्टी का लो था 55,968, वहाँ से एक रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। 56,000 बचाकर हम उसके ऊपर है। निफ्टी भी 24,800 के करीब पहुंचकर, जी हाँ, 24,800 के करीब पहुंचकर 24,900 के अब ऊपर आया। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, ये वर्स्ट इज़ ओवर फॉर द डे। लेकिन एक चीज़ जो आज की ट्रेड में विजिबल है वो है छोटे बैंकों में शानदार बाइंग। अच्छा, आशीष, मुझे आपसे इस पर एक व्यू लेना है। अगर आप स्टॉक्स देखें, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक या एयू स्मॉल बैंक का, ये 3 स्टॉक्स देखते हैं एक बार जरा, भले ही चाहें तो फेडरल भी ऐड कर दें। अब मार्केट काफ़ी हद तक ये एक व्यू लेके चल रहा है कि वो जो एक्विजिशन आने हैं, या तो वो येस बैंक वाला और वो आईडीबीआई बैंक वाला, और फॉरेन बैंकों को लेकर जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन की बात चल रही है, उसको देखते हुए आगे जाकर ये जो सेकंड रैंक बैंक्स हैं, इनमें थोड़ी सी पी री रेटिंग पॉसिबिलिटी है या फिर वैल्यूएशन री रेटिंग पॉसिबल है। आप अग्री करेंगे इससे? और ये जो सेकंड रैंक बैंक्स हैं जिनमें शानदार मोमेंटम है, इनमें आपकी प्रेफर्ड पिक्स में कोई होगा क्या, बंधन, आरबीएल या एयू बैंक में से? बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा अनुज। तो एक तो ट्रिगर आपने ऑलरेडी बात की कि ये जो रिलैक्सेशन है इसकी वजह से, और दूसरा जैसे हम बात करते हैं कि जब इतना बड़ा ट्रिगर पूरे बीएफएसआई स्पेस को मिला है, जहां पर पे आप सीआरआर कट कर चुके हैं, आपका रेपो रेट ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का कट हो चुका है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंटिन्यूसली आरबीआई ने किया है, और रिस्क वेट को जब आपने कम किया है, तो ये सब चीज पूरा लेंडिंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा। और जो छोटे मझोले बैंक है, इनकी खास बात ये रही कि इन्होंने पिछले 3-4 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको बहुत ही एक वैल्यूएशन, इनको आप देखेंगे कोई 1 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, कोई बिलो 1 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक एडवांटेज इस समय पे इन बैंक्स को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी सेक्टर की टेलविंड बन रही है। तो यहाँ पर पे डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुलबैक आने की संभावना बनती है। मैं जानना चाहूंगा ऐसे में एक ऐसा मिड साइज बैंक जिसके अंदर में मैनेजमेंट या जो नए सीईओ हैं वो बहुत ही एक डायनेमिक है, तो वो है फेडरल बैंक। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर सकता है फेडरल बैंक यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड, और जिस तरह से इनके कासा के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह से लोन ग्रोथ का मोमेंटम आ रहा है, जिस तरह से आरओए में इंप्रूवमेंट होने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि फेडरल बैंक यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बेट साबित हो सकती है। टेक्निकली भी मैं देखूं तो स्टॉक अपने कंसोलिडेशन करके कहीं ना कहीं अपने 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 230-240 तक की अपसाइड फेडरल बैंक के स्टॉक में देखने को नजर भी आ सकती है। ओके, तो फिलहाल ये ओपिनियन बैंक्स को लेकर, फेडरल बैंक्स को लेकर ये कुछ पिक्स बताएं आशीष जी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बातें करेंगे।
पेटीएम एक आज फोकस में हम लगातार बात कर रहे हैं। इंट्राडे में 10% तक लुढ़का, हालांकि फिर वहां से रिकवरी भी दिखाई, अभी 7% लुढ़क कर कारोबार कर रहा है। खबर क्या है समझते हैं यतिन मोता जी से। यतिन बताएं क्या है खबर। तो देखिए, अगर हम पेटीएम की बात करें तो शेयर्स में इंट्राडे का 10% का डाउनफॉल देखा, थोड़ा बहुत लो लेवल से रिकवर हुआ है। और खबर ये है कि जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि एमडीआर लागू पड़ेगा अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पे जो 2000 रुपये से ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं उस पे वित्त मंत्रालय का जो स्टेटमेंट आया, जो सफाई आई, वो नेगेटिव है। क्योंकि एमडीआर चार्जेस यानी मर्चेंट डिस्काउंट फीस जो पेटीएम को शायद रेवेन्यू के तौर पे मिल सकता था थोड़े बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन पे, सरकार ने कहा है कि कोई भी प्रकार की योजना अभी तक लागू नहीं की गई है। सरकार इनफैक्ट यूपीआई को किस तरीके से और ज़्यादा प्रमोट करे इस तर्ज पे जो है कदम उठा रही है। और एमडीआर फीस की लागू करने की कोई बात ही नहीं है। और ये जो सरासर न्यूज़ रिपोर्ट है वो गलत है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि जो सब्सिडी सरकार देती है यूपीआई ट्रांजैक्शन में वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, तो शायद आगे जाके एमडीआर एक रियलिटी बन जाए जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी वाइज पेटीएम को बेनिफिट हो। लेकिन एमडीआर चार्जेस अब लागू नहीं होंगे और शायद ये थोड़ी देर और चलेगा, जिसके कारण शायद लॉसेस बढ़ सकते हैं। और एबिटा का जो प्रीवियस एस्टिमेट था वो 7 से 8% अनुमान के मुकाबले कम हो सकता है, जिसके कारण स्टॉक में आज थोड़ी बहुत पैनिक दिख रही है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या पेटीएम? नहीं अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में पेटीएम नहीं है। हम हमें पे सिर्फ जो न्यू एज बिजनेस है वहाँ पे इटर्नली हमारी एक पोजीशन है। पेटीएम का पे कवरेज नहीं है, पोर्टफोलियो में नहीं है आशीष चतुर्वेदी जी के। लेकिन एक टेक चेक भी ले लेते हैं। पेटीएम 10% तक इंट्राडे में लुढ़का और फिर वहां से रिकवरी भी दिखाई गावसर, अभी तो 7% तक लुढ़क के कामकाज करता हुआ। टेम्पररी बेसिस पे देख रहे हैं आप ये न्यूज़ का असर, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? रिकवरी को हम रिकवरी नहीं कहेंगे, हो सकता है कि जिसने शॉर्ट्स किया वो कवर करते हो, लेकिन मुझे लगता है अब भी पेटीएम वीक नजर आता है। अब भी किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, ट्रेड करें 984 के आसपास, यानी 893 के आसपास स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 912 का, थोड़ा डीप है मेरे ख्याल से। अब भी लो लेवल पॉसिबल है करीब 870 के। तो यस, पेटीएम स्टिल वीक। ठीक है, अभी भी वीक है पेटीएम। फिलहाल यही स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर गिरावट की बात की, लेकिन जहां पे थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। आज फार्मा सेक्टर थोड़ा शुरुआत में ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नजर आया, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में गिरावट बढ़ी तो फार्मा भी लुढ़का। लेकिन अजंता फार्मा देखिए, टोरेंट फार्मा और ऐसे स्टॉक्स में अभी भी बाइंग होती हुई नजर आ रही है। टोरेंट फार्मा पे एक व्यू हो जाए 1.5% की करीब तेजी के साथ ही कर रहा है कारोबार, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही है। सोमिल जी, आप बताइए टोरेंट फार्मा कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को? फार्मा सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। डेविस लैब, लुपिन, अपोलो हॉस्पिटल मेरा पहला पिक था बाइंग साइड पर। टोरेंट फार्मा भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर हार्ड टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय में है डेली चार्ट्स पर। मैं समझता हूं कि इन द वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 3375 और नीचे में जो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म दैट विल बी 3182। ओके, चलिए एक काम करते हैं, केतन जी के पास चला जाए और वो फुटेज जो है थोड़ी अनफॉर्चुनेट फुटेज है, एक बार उसको भी प्ले करिए। और केतन जी वहाँ पर पहुँच चुके हैं ऑन द स्पॉट। ये जो एयर इंडिया का विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप ना देखें। केतन जी, गुड आफ्टरनून, क्या अपडेट मिल रही है आपको? देखिए, इस वक्त मैं अहमदाबाद के मेघानी नगर में मौजूद हूँ और ये एयरपोर्ट के पीछे का रास्ता है। टेक ऑफ होने के बाद प्लेन इसी यहाँ के पहले कहीं टकराया था और यहाँ क्रैश हो गया है। हमारे सामने हमारे कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें आ सकती है करती है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से अच्छे तो दोबारा कनेक्ट करते हैं आपसे, थोड़ा कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। दोबारा कनेक्ट होकर केतन जी तो बताइएगा। फिलहाल अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये जो इस क्रैश का जो लाइव जो वीडियो हमें मिला है, फिलहाल इसे हम प्ले कर रहे हैं। केतन जी दोबारा आए तो प्लीज़ कनेक्ट करिएगा। लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ये एक इंटरनेशनल फ़्लाइट है, बोइंग का ये विमान था, अहमदाबाद से ये लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के तुरंत बाद ये हादसा हुआ है
और अब तक ये जानकारी नहीं मिली, लेकिन जैसा आप फुटेज से देख रहे हैं काफ़ी गंभीर ये मामला लग रहा है और काफ़ी हॉस्पिटल के भी आपने वो सीन देखे थे, काफ़ी इस समय दुखद वो मामला लग रहा है। 242 यात्री सवार थे, हालांकि अभी सही आंकड़े नहीं आए हैं सामने, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर से आंकड़े फिलहाल आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन भारी चूक हुई है और वो चूक किस वजह से, कहाँ टकराई प्लेन और ये क्रैश कैसे हुआ? डीजीसीए की स्टेटमेंट आई है, डीजीसीए की स्टेटमेंट के हिसाब से 242 लोग थे, तो अब हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं 242 लोग थे, जिनमें 2 कैप्टन, 10 कैबिन क्रू, ऑब्वियसली इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो उस हिसाब से, और करीब 232 पैसेंजर्स थे। यहाँ पर एज़ पर ATC एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से डिपार्ट हुआ 1:39 पर रनवे 23 से। एक मेडे कॉल दिया गया ATC को, लेकिन उसके तुरंत बाद वो प्लेन गिरा और वो जो आप धुआं देख रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब है क्या केतन जी वापस? बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही केतन जी हमारे साथ जुड़ेंगे वहाँ के अपडेट्स हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन बाजार की बात करें तो फिलहाल जिस तरीके से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी उसी पर है अभी फिलहाल, कुछ ज़्यादा एक्शन अभी देखने को नहीं मिल रहा मार्केट पे। कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहाँ पर आज बड़ी ब्लॉक डील हुई है। देखिए बाजार में बड़ी ब्लॉक डील के नाम रहा है और एशियन पेंट्स, साथ ही सी इन्फोसिस्टम आप देख ले, इटर्नल और बजाज फाइनेंस में बड़ी ब्लॉक डील्स हुई। CNBC आवाज़ ने सबसे पहले आपको ये खबर बताई लगातार, और ब्लॉक डील की डिटेल्स क्या हैं यतिन मोता जी से बताइए। यतिन जी, तो आज 4 से 5 बड़ी ब्लॉक डील्स आपको बाजार में होती हुई दिखाई पड़ी। सी इन्फो सिस्टम्स यानी मैपमा इंडिया, ऑब्वियसली ये प्री मार्केट पता था कि यहाँ ट्रांजैक्शन होगा और करीब 5% इक्विटी 1813 रुपये के आसपास यहाँ ब्लॉक डील होती हुई आपको नज़र पड़ी। इनफैक्ट स्टॉक अब ब्लॉक डील का जो प्राइस है उसके नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नज़र पड़ रहा है। जानकारी के हिसाब से फ़ोन पे इन्होंने लगभग 5% हिस्सा अपना बेचा है। ये लोग लगभग 18% इक्विटी टोटल तरीके से होल्ड करते हैं, तो ट्रांजैक्शन के बाद भी उनके पास लगभग 12-13% हिस्सा बचेगा। इसके अलावा एशियन पेंट्स में 7,700 करोड़ रुपए की डील हुई, यहाँ 3.5% से थोड़ा ज़्यादा स्टेक आपको चेंज होता हुआ नज़र पड़ा ब्लॉक विंडो में। हालांकि बायर सेलर्स की जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो इतना बड़ा हिस्सा केवल 3 पार्टीज़ के पास है, एक प्रमोटर्स, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उनकी सब्सिडरी के द्वारा और LIC। तो देखते हैं बल डील में क्या रिपोर्टिंग होती है। इसके अलावा इटर्नल में भी आज ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन हुए, लगभग 61 लाख शेयर्स के येस्टरडे भी हुए थे, तो यहाँ FII DI वगैरह के ट्रांजैक्शंस थे, तो फंड टू फंड यहाँ ट्रांसफर होता हुआ नज़र पड़ रहा है। और बजाज फाइनेंस में भी येस्टरडे फंड टू फंड ट्रांसफर होता हुआ नज़र पड़ रहा था, यहाँ भी लगभग 170 करोड़ के आसपास के ट्रांजैक्शंस आपको होते हुए नज़र पड़े। ओके, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये कुछ ब्लॉक डील्स पूरे हफ्ते के। अब रुजुत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। रुजुत जी, स्वागत है आपका। बताइए कौन सी पिक आपने चुनी है आज के लिए? शॉर्ट साइड ही, जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। जी वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी पिक लॉन्ग साइड पे रहेगी। रिलेटिवली हम ऐसे सेगमेंट देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट बुकिंग जो ब्रॉडर मार्केट्स में हो रही है, जहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख सके, और सिलेक्टिव IT नेम्स, स्पेशली लार्ज कैप IT नेम्स में हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। एक तो काफी लंबे समय का रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस था इस पूरे तेजी में IT स्पेस के थ्रू, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अगर देखिए तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। इवन निफ्टी IT इंडेक्स पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था। सो टेक महिंद्रा विद इन द स्पेस जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी ये स्टॉक बना रहा है। टेक्निकली बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट ये स्टॉक में आया है। सो करंट लेवल्स में हमें लग रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जो ब्रॉडर मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसीलिए हम मिड और स्मॉल नेम्स को फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं, बट अदर लार्ज कैप स्टॉक्स जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, उसमें टेक महिंद्रा खरीदारी की सलाह रहेगी। 1610 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1700 से 1720 के टारगेट रेंज हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, फिर चलेंगे मानस जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, सौमिल तैयार है हमारे साथ चार्ट का चमत्कार लेकर, और आशीष चतुर्वेदी तैयार है मिड कैप फंडा लेकर। तो शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल अनु जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा इंडियन होटल के पुट में 730 का पुट, जो रफली 9 रुपए 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 5 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 14 का, और अगर इंडियन होटल यहाँ से 720 तक जाता है तो ये 14 रुपए आपको 1819 तक भी मूव करते हुए दिख सकता है। इंडियन होटल्स का पुट ऑप्शन, ये हो गई शिल्पा जी की ट्रेड। मानस जी, आपने क्या पिक किया?
तो देखिए टोरेंट फार्मा में खरीदारी करने की राय रहेगी। टोरेंट फार्मा इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो टोरेंट फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 3229 3229 का लगाएंगे और ऊपर की तरफ 3320 3320 तक के टारगेट पॉसिबल है टोरेंट फार्मा के फ्यूचर में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 3250 का कॉल ऑप्शन 58 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 90 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए माइनस जी की टोरेंट फार्मा के पिक यहाँ पे खरीदारी करनी है फ्यूचर्स में। अब चार्ट का चमत्कार सोमिल मेहता जी से जानते हैं। बताइए सोमिल जी, आपने क्या पिक किया है चार्ट का चमत्कार के लिए? मेरी पिक होगी बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में एक पूरा कंसोलिडेशन बन रहा है कुछ समय से, लास्ट 4-5 वीक से, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी ब्रेकआउट आ सकती है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुआ है। यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1980 पर और टारगेट 2180। ओके, बजाज फिनसर्व यहाँ पे खरीदारी की राय चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी की तरफ से आते हुए। मिड कैप फंडा के लिए क्या चुना आशीष जी आपने? जी, तो अक्षय, हमें जो वाटर ट्रीटमेंट थीम है वो काफ़ी अच्छी लगती है और हम जो स्टॉक की बात कर रहे हैं वो है वाटेक वाबाक। काफ़ी हमें पसंद आता है क्योंकि कंपनी ने अपनी जो मार्जिन प्रोफाइल है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है। एक समय पे जहाँ कंपनी 7-8% की मार्जिन बनाती थी, पिछले मार्च 2023 में ये मार्जिन इम्प्रूव होकर 11% हुई और अब कहीं ना कहीं 13% के आसपास आई, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो बिजनेस है वहाँ पर पे कंपनी अब धीरे धीरे अपने आप को जो ईपीसी प्लेयर है उसके अंदर में कहीं ना कहीं अब सिर्फ इंजीनियरिंग और प्रोक्यूरमेंट साइड पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से अच्छा खासा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। हम अगर से इनके पेटेंट्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा पेटेंट्स आज कंपनी वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर में अपने पास रखती है और डेस्टिनेशन प्लेयर के तौर पे देखें तो वर्ल्ड के अंदर में टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स के अंदर में वाटेक वाबाक आती है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक स्ट्रक्चरल टेलविंड यहाँ पे बन रही है। और जिस तरह से अभी हम जैसे अब देखेंगे सेमीकंडक्टर स्पेस, सेमीकंडक्टर के अंदर में बहुत ही एक क्लीन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब अगर से आने वाले समय में ऑप्शनलिटी के तौर पे देखें तो वाटेक वाबाक को इस तरह की ऑप्शनलिटी का बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये कंपनी एक स्ट्रक्चरल अपसाइड पे है और अभी टेक्निकली आप देखें तो बहुत ही अच्छे तरह से स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन किया और कहीं ना कहीं 1530-1520 पे बहुत बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है। मैं समझता हूँ थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू लें तो ये स्टॉक 1800-1850 की ट्रेजेक्टरी दिखा सकता है। तो एक अच्छी अपसाइड वाटेक वाबाक में मुझे नजर आती है। ओके, वाटेक वाबाक मिड कैप फंडा के लिए आशीष जी की पिक आते हुए चार्ट का माफ कीजिएगा चार के चौके का शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत के साथ। इन्होंने इंडियन होटल्स की पुट ऑप्शन सुझाई, टारगेट 19 और स्टॉप लॉस 5 का रखने को कहा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी ने टोरेंट फार्मा का चयन किया, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 3320 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आप 3220 का मेंटेन करें। सोमिल जी ने चार्ट का चमत्कार के लिए पिक किया बजाज फिनसर्व, खरीदारी की राय यहाँ पर 2180 के टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 1980। मिड कैप फंडा के लिए वाटेक वाबाक में आशीष जी दाव लगाना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है इनको ये स्टॉक। 1850 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 1530 का लगाकर चलना है। फिलहाल चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखिए सरकारी कंपनी बीएसएनएल, एमटीएनएल और आईटीआई की संपत्ति जल्द ही दूसरे सरकारी मंत्रालय विभागों को आसानी से ट्रांसफर हो सकती है और सूत्रों के मुताबिक इसकी गाइडलाइन पर सहमति बनाने के लिए कैबिनेट सचिव ने आज सचिवों के समूह की बैठक बुलाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा मौजूद है। बताइए असीम जी, क्या है खबर? सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है कि जो सरकारी कंपनी है, चाहे वो बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो या आईटीआई हो, उसकी संपत्ति बेचने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक सरकार के हाथ में कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं लगी है। तो अब ये सरकार चाहती है कि इसकी जो ये पीएसयूज है, इनकी संपत्ति दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या दूसरे मंत्रालयों को मार्केट वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर कर दी जाए। और इसके ऊपर खासतौर पर एक बड़ी दिक्कत आ रही थी कि इसकी गाइडलाइंस क्या होगी, मॉडलिटीज़ क्या होगी, खासतौर पर कि इनका वैल्यूएशन क्या होगा। जो दूसरे गवर्नमेंट ट्रांसफर जो डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट है उसको प्रॉपर्टी मिल रही है तो स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी या नहीं चुकानी पड़ेगी। तो हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसको लेकर के आज एक अहम बैठक बुलाई है, खासतौर पर कि सब जो ग्रुप सचिवों का समूह है इस पूरा बैठक के अंदर मौजूद रहेगा। मोडेलिटीज तय होंगी कि किस तरह से ये सारी संपत्ति दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं या दूसरे जो सरकारी मंत्रालय उनको किस तरह से ट्रांसफर की जा सकती है, वैल्यूएशन किस तरह से उसका किया जा सकता है, या फिर स्टैंप ड्यूटी कैसे चुका सकती है, या और कोई जो एडिशनल गाइडलाइंस है जो इसको फॉलो करनी चाहिए। तो इसके ऊपर आज एक सहमति बन सकती है। अगर ये सहमति बन जाती है तो जल्दी ही सरकार ये सारी प्रॉपर्टीज दूसरे डिपार्टमेंट को मार्केट वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर कर देगी और उससे जो भी पैसा आएगा इन कंपनियों का कर चुकाने में उससे मदद मिलेगी। ओके चलिए, तो ये समय कुछ इन्फॉर्मेशन जो असीम को मिलती हुई, शुक्रिया असीम। अच्छा मूव आया आज एक्चुअली MTNL में, अगर आप देखें इंट्राडे चार्ट अभी भी डे हाई के करीब ही है स्टॉक और 3.5% ऊपर इस समय आपको MTNL ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, तो मूव अच्छे हैं यहाँ पर। हालांकि एक और खबर ये भी आई थी कि फिर एक डिफ़ॉल्ट हुआ है उसको लेकर, इंटरेस्ट और पेमेंट को लेकर, लेकिन वो तो खैर अब रहेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ बेची जाएंगी इससे क्या होगा, कितना MTNL का डेट रीपे हो पाएगा, क्योंकि MTNL की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ध्यान रखिएगा वो सारी की सारी हैं बिल्कुल मार्की जगह पर। अगर आप मुंबई देखें, दिल्ली देखें, जिन 2 शहरों में ये ऑपरेट करते हैं उनमें, जिन मेट्रोज़ में ऑपरेट करते हैं, काफ़ी शानदार जगह पर ये प्रॉपर्टीज़ हैं और हमेशा से इनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो इनके मार्केट कैप से कहीं ज़्यादा है। तो अब आगे जाकर इससे कितना मामला सुधर पाएगा ये देखने की कोशिश होगी। मार्केट में रिकवरी की कोशिश जारी है। निफ्टी 24,900 को अब क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ, हालांकि थोड़ा सा वहाँ पर फंस रहा है, और बैंक निफ्टी भी 56,100 के ऊपर निकलता हुआ। अच्छा, आज IT में वीकनेस थी, लेकिन एक स्टॉक जिसमें थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है वह है टेक महिंद्रा। एक बार टेक महिंद्रा देखते हैं जरा। लोअर लेवल से इनफैक्ट अच्छी रिकवरी IT में आई और टेक महिंद्रा इस समय 1645 पर। शिल्पा जी, टेक महिंद्रा स्ट्रांग रहा है काफ़ी स्टॉक, इस पर कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या आज की रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखकर? जी बिल्कुल, IT में थोड़ा स्ट्रेंथ है, चाहे वो आप टेक महिंद्रा की बात करें या फिर विप्रो, सब में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। IT वैसे भी थोड़ा डिफेंस में आ ही जाता है जब मार्केट में थोड़ा करेक्शन होता है। तो यहाँ पे 1620 के इमीडिएट स्टॉप लॉस से आप अभी भी लॉन्ग बने रह सकते हैं। मुझे लगता है 1680 तक आपके नेक्स्ट लेवल्स आने चाहिए। ओके, टेक महिंद्रा रुचित जी की भी पिक, और यहाँ पे एक टेक चेक और, तो यहाँ पे होल्ड करने के लिए फिलहाल IT में पेन, लेकिन ये कर रहा है इन ग्रीन ट्रेड डे हाई के आसपास ही दिखेगा आपको। रियल्टी स्पेस देखिए, इस पूरे हफ्ते ये कमज़ोर ही रहा। आप बात करें ओबरॉय, प्रेस्टीज, लोधा, रेमंड, सारे स्टॉक्स में ही गिरावट देखने को मिल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी इनफैक्ट गिरकर ही कारोबार कर रहे हैं। मानस जी, आपसे बात हो रही थी कल शायद रियल्टी स्पेस को लेकर, हालांकि रिपोर्ट्स पॉजिटिव ही है इस पूरे स्पेस पे, लेकिन स्टॉक्स अभी क्योंकि शायद ब्रॉडर मार्केट ही गिरकर कारोबार कर रहे हैं इसलिए ये स्पेस भी इन रेड है। लेकिन कोई ऐसा स्टॉक्स जो स्पेस से अभी आपको इस गिरावट में खरीदारी के मौके दे सकता है, कौन सा होगा वो? तो देखिए, मेरा समझना है कि प्रेस्टीज स्टेट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 3 दिन से स्टॉक करेक्ट हुआ है। 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला है आज। मेरे ख्याल से ये 10 डे मूविंग एवरेज काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 1614 1614 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है, एक बाउंस बैक प्ले होगा, जहां आप अपने टारगेट 1720 1720 के आसपास रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO जल्द आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक ये इशू ICICI बैंक के लिए पॉजिटिव होगा। इस रिपोर्ट की जानकारी लेते हैं दीपाली से। दीपाली, गुड आफ्टरनून। ICICI बैंक फोकस में रहेगा क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल AMC की IPO को लेकर खबरें तेज हो गई हैं। ICICI प्रूडेंशियल AMC अगले 3 से 4 हफ्तों में DRHP दाखिल कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल का ये व्यू है। हालांकि जो साइज रह सकता है इस IPO का वो 10,000 करोड़ का रहने की संभावना है। इंपॉर्टेंट ये है कि ICICI प्रूडेंशियल AMC के इस IPO में जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो ICICI बैंक का ना होकर बल्कि प्रूडेंशियल AMC का रहेगा। ये प्योरली ऑफर फॉर सेल हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रूडेंशियल PLC है वो लगभग $12 बिलियन की वैल्यूएशन टारगेट कर रही है ICICI प्रूडेंशियल AMC के लिए। इंपॉर्टेंट ये है, रिपोर्ट्स ये हैं कि इस IPO के लिए 17 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को
एंगेज किया गया है और अगर ऐसा है तो ये एक रिकॉर्ड होगा, ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड होगा किसी भी आईपीओ के लिए इतने बड़े सिंडिकेट का फॉर्म होना। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है ये आईपीओ आईसीआईसीआई बैंक के लिए, क्योंकि एक तो वैल्यू अनलॉक होती हुई दिखाई देगी प्रूडेंशियल पीएलसी के स्टेक सेल के बाद, लिस्टिंग के बाद, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर आईसीआईसीआई बैंक ही है। 26 साल पहले ये जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को लेकर, प्रूडेंशियल पीएलसी और आईसीआईसीआई बैंक को लेकर। फिलहाल जो रेशियो है उसमें 51% होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक की है, 49% होल्डिंग प्रूडेंशियल पीएलसी की है और इस ऑफर फॉर सेल आने के बाद मेजॉरिटी शेयर होल्डर बाय अ लार्जर रेशियो आईसीआईसीआई बैंक ही रहने वाला है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की भी बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक सेकेंड लार्जेस्ट एएमसी है एसबीआई एएमसी के बाद, और जो एयूएम है FY25 का वो 9.14 करोड़ रहा था। 1.1 करोड़ इन्वेस्टर्स कस्टमर्स हैं, 133 प्लस स्कीम्स हैं, तो फंडामेंटल्स भी साउंड है। 1800-2000 करोड़ के प्रॉफिट्स ईयरली बेसिस पे कंपनी रिपोर्ट करती है, बट डेफिनेटली फोकस में आईसीआईसीआई बैंक इन आईपीओ रिपोर्ट्स के बाद रहेगा। शुक्रिया दीपाली इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये एक जानकारी, कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। आज ऑटो स्पेस में भी अगर आप देखें तो डेंट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो डेलो के आसपास आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। कल टू व्हीलर स्पेस में खरीदारी थी, बजाज ऑटो, टीवी मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प चढ़ के कारोबार कर रहे थे। आज मुनाफे वसूली देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो, अमित जी आप बताइए, जिस गिरावट आज जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है डेलो के आसपास आपको दिखेगा, यहाँ पे खरीदारी के मौके हैं या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? जी श्रेया जी, अगर बजाज ऑटो की बात करें तो इसने एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश की थी, लगभग 84-8500 के आसपास। कल के सत्र में इनफैक्ट बेस से बाहर आने की भी कोशिश की थी, लेकिन आज के सत्र में हमने देखा, मे बी ड्यू टू द मार्केट्स आल्सो, कि इसने सारा अपना गेन गिव अप कर दिया है। तो एक बार इसको अवॉइड करना चाहिए, वेट करना चाहिए जब तक स्टॉक 8650 के ऊपर ना निकले, इसे अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपने मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट पे है। ओके, शॉर्ट अभी नहीं करना है फिलहाल बजाज ऑटो में, ये रणनीति अपनाएं। और आईसीआईसीआई बैंक की भी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से रैली बैंक्स में देखने को मिली, अमित जी आपसे ही बात हो रही थी शायद, आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आज भी देखिए, हालांकि आज तो पूरे बैंकिंग स्पेस पर ही दबाव है, आधा फीसदी गिर कर कारोबार कर रहा है। यहाँ से कोई रिवर्सल साइन दिख रहे हैं क्या चार्ट्स पे, या फिर अभी भी इट्स अ रेड फ्लैग राइट नाउ? जी, जैसे कि हमने कल भी बात की थी, आईसीआईसीआई बैंक रिसेंटली थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मर रहा है, साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे आ गया है और इनफैक्ट 10 और 20 डेमा इसने ब्रेक किया है। तो हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे वीकनेस है, बट यहाँ पे मोमेंटम इज लैकिंग। 50 डे लगभग 1405-1400 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है स्टॉक वहां तक जा सकता है। तेजी यहाँ पे तभी बनेगी वन स्टॉक 1440, जो कि इसका 10 और 20 डेमा, अगर उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो आई थिंक ट्रेंड विल रिज्यूम, अदरवाइज ये थोड़ा सा साइडवेज काउंटर लग रहा है अभी। ओके, साइडवेज काउंटर तो फिलहाल लग रहा है। और एक सुबह रिपोर्ट मैं पेश कर रही थी, मॉर्गन स्टैनली की लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर थी, और अगर आप उसको देखेंगे, उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उनका मानना है कि इंडिविजुअल न्यू सम एश्योर्ड ग्रोथ जो है वो इंडिविजुअल एपी ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा रही है। और कंपनी भी कुछ गिनाई, संकेत क्या कर रहे हैं ये कि ज़्यादा इंश्योरेंस कवर खरीद रहे हैं अब ग्राहक, और सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कस्टमर्स, इसलिए एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ अभी डिस्कस भी कर रहे थे, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एसबीआई लाइफ अगर इस की बात करूं तो इंडिविजुअल न्यू सम एश्योर्ड ग्रोथ अगर यहाँ पे देखें तो ये 68% बढ़ा है साल दर साल। कारण क्या थे? तो एक तो ये था कि नए रिटेल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो वो इसके लॉन्च से एसबीआई लाइफ को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आया। दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। सोमिल जी आप बताइए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन तीनों काउंटर्स में से कोई आपको पसंद है जहां पर अभी फिलहाल बेट लग सकती है, क्योंकि स्पेस तो पसंद आ रहे हैं ब्रोकरेजेस को? एचडीएफसी लाइफ मुझे पसंद आ रहा है फॉर अ पोजिशनल ट्रेड, और यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रह सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। लोअर एंड अराउंड 740-730 के आसपास हो सकता है, लेकिन अगर उस लेवल पर खरीदारी करने मिले तो डेफिनेटली दैट विल बी अ वेरी गुड एरिया टू बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे। नीचे में जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो 710-720 के आसपास है, और यहाँ से पोजिशनली बाय करके ऊपर में मुझे लगता है कि 800-820 के टारगेट्स अचीवेबल है। ओके, चलिए, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है अहमदाबाद में। एक बार वापस
न्यूज़ 18 पे कट करते हैं और जानते हैं कि फ्रेश अपडेट क्या है। जहाँ जुड़े हुए हैं नवीन, जरा अपडेट दीजिए, क्या जानकारी आपके पास है इस वक्त? ऑफिशियल पुष्टि 30 की हो गई है क्या? 30 जी, बिल्कुल, 105 ये 30 आंकड़ा जो है अभी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। रूबिका जी, देखिए कि यहाँ पे जो मंजर है और यहाँ का हालात है उसको देखते हुए तो काफी लोगों की मौत की संख्या आ सकती है, लेकिन न्यूज 18 जब तक वो पुष्टि नहीं होगा तब तक वो कोई आंकड़ा नहीं चलाएगा जिससे फैली जाए। लेकिन मेरे पास जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 30 डेड शिफ्ट कर दिया गया है और 12 लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो 12 लोग हैं उन 12 लोगों में ऐसे लोग हैं जो आसपास में रहते थे या यहाँ से गुजर रहे थे, वो 12 लोग हो सकते हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस फ्लाइट में ये लोग सवार लोग थे उनमें से अभी तक 25 से 30 का जो आंकड़ा ऑफिशियल आया है कि 30 लोगों को डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया है और धीरे धीरे डेड बॉडी निकलती जा रही है। नवीन, आप मौके पर मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं जरा हमारे दर्शकों के लिए वो बताएं। जी बिल्कुल, मैं मौके पे हूँ जहाँ पे फ्लाइट क्रैश हुआ है, वहीं पे यहाँ पे आप आवाज सुन सकते होंगे कि दमकल की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस का जो सायरन, यहाँ पे कंटिन्यू हर जगह से कोशिश की जा रही है, हर जगह से कि लोगों को निकालने की, कि जहाँ भी लोग फंसे हो, क्योंकि ये रिहायशी इलाका था, अंदर भी लोग फंसे होने की बात थी। फ्लाइट में जो लोग सवार थे तो पूरी जितनी भी कोशिश की जा रही है सभी को निकल। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन एयरफोर्स के, सीआईएसएफ के सभी लोग यहाँ पे मदद के लिए आ गए हैं, आर्मी भी आ गई है। हम मान सकते हैं कि एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ मदद के लिए आए हैं। तो सारी जो फोर्सेस है, पुलिस है, सभी लोग। ओके, चलिए, तो काफ़ी दुखद और एक और इसमें मामला पेचीदा जो फंस गया है कि ये जाके गिरा एक रेजिडेंशियल एरिया में। तो जो 242 ऑन बोर्ड हैं उनकी तो हम ऑब्वियसली चिंता है ही, साथ ही रेजिडेंशियल एरिया में गिरा है तो वहाँ पर भी थोड़ी सी और दिक्कत रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट रही है ये, लोस से बहुत शानदार रिकवरी, पॉलिसी के बाद एक बहुत शानदार मूव और पिछले 3 दिनों से थोड़ा सा मार्केट में कूल ऑफ। आप कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट को? क्या हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं या फिर इन लेवल्स पर अब थोड़ा सा मार्केट में कंसोलिडेशन की ज़रूरत है या करेक्शन की ज़रूरत है? अनुज जी, जैसे आपने कहा, मार्केट जो है वो फिर से उस लेवल पे आ गया जो कि करीब करीब सितंबर में था, और उसके बीच में जितने चेंजेस आए हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, वो ऐसे हैं कि उन पे अर्निंग्स का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्निंग्स जो है इस तिमाही में भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, खराब भी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें पूरे साल में तो सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आया निफ्टी के लेवल पे। तो उसमें मार्केट अगर 22 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती है ऊपर की तरफ जाने की। तो इसलिए आपको सेक्टर रोटेशन देखता रहेगा। उसके साथ साथ क्योंकि अभी ब्याज की दरें जोर से गिराई गई हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि शायद ग्रोथ के लिए कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। लेकिन क्योंकि एक तरफ आपका जो मैक्रो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन माइक्रो जो है वो काफी एक्सपेंसिव है और उसके साथ साथ ग्रोथ भी उतनी नहीं आ रही है कॉर्पोरेट लेवल पे। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल यहाँ से आ सकता है एट एन इंडेक्स लेवल। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर किसी कोई बढ़िया कंपनियां खोज सकता है तो वो अलग बात है, लेकिन आपको इस साल थोड़ा सा म्यूटेड रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए पूरा इंडेक्स लेवल बाजार से। ओके, गुड आफ्टरनून आनंद जी। श्रेया बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बड़ा उछाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आप मार्केट में, कारण क्या है सर? ये जो ग्लोबल समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, यूएस ईरान के बीच जो तनाव देखने को मिल रहा है, मिडिल ईस्ट तनाव, एफआईज की ओर से बिकवाली अर्निंग्स, क्या बड़े कारण आपको चैलेंजेस लग रहे हैं फिलहाल मार्केट में? जैसे मैंने कहा, डोमेस्टिकली अगर आप देखें, इंटरनेशनल को आप एक तरफ रखते हुए, तो इंडिया में जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो इस साल भी शायद सिंगल डिजिट ग्रोथ ही रहेगी अर्निंग्स में। मेरा मानना ये है कि बाकी सब कुछ भी हो, अगर अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से आप चलें तो ओवर 3 और 4 ईयर्स 5 ईयर्स पीरियड मार्केट की ग्रोथ उतनी ही हो सकती है जितनी अर्निंग्स में ग्रोथ हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें चेंज होना मुश्किल है। कोई 6 महीने 1 साल के लिए आपका फर्क पड़ सकता है और हो सकता है कि या तो बाजार ना चले या बहुत ज्यादा चल जाए और उसमें कैचअप करना पड़े, लेकिन इस वक्त वो माहौल नहीं है क्योंकि बाजार जो है वो कुछ हद तक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अर्निंग्स अभी तक कैचअप कर रही हैं और शायद इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़त यहाँ से उम्मीद नहीं की जा रही है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन ऑलरेडी 22-23 टाइम है 1 साल आगे की अर्निंग्स के लिए, तो इसलिए वैल्यूएशन में कोई खास अपसाइड दिखना मुश्किल लगता है। बाकी जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो आप कह सकते हैं कि भारत के लिए उतने खराब नहीं है जितने बाकी देशों के लिए है।
लेकिन उसके बावजूद पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की जो है उसमें गिरावट आएगी ग्रोथ की, क्योंकि अगर आपने टैरिफ बढ़ा दिए और टैरिफ बढ़ना अनिवार्य है, कहीं ना कहीं आपके नेगोशिएशन के बाद भी यूएस में टैरिफ लगे रहेंगे और इसके कारण ग्रोथ ग्लोबली कम रहेगी। ऐसे माहौल में कोई भी एक कंट्री बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर दे वो भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सो हालांकि इंडिया के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकते हैं रिलेटिवली, लेकिन ओवरऑल अगर ग्रोथ सप्रेस रहेगी तो इंडिया का भी ग्रोथ जो है उसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा माइक्रो लेवल पे अर्निंग्स का जो जितनी ग्रोथ आनी चाहिए वो शायद उतनी है नहीं, वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स लेवल पे बढ़त बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडेक्स लेवल पे बढ़त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं आनंद जी। जैसे कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स, यहाँ पर सबसे शानदार तेज़ी रही है। बीएसई ने लीड किया इसको ऑब्वियसली, लेकिन सीडीएसएल, कैम्स, एंजल वन, एएमसी स्टॉक्स सभी में अच्छे मूव्स आए। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए ये ज्यादातर डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। तो अगर बाजार में वॉल्यूम बढ़िया रहेंगे तो ये सारी कंपनियां अच्छा करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इनका टर्नओवर और सेल्स प्रॉफिट सब जो है उस पर निर्भर करता है कि बाजार में वॉल्यूम कितना है। अगर बाजार में डायरेक्शन रहता है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो जल्दी ट्रेड कर सकते हैं और उसमें पैसे बन सकते हैं। अगर आपको बाजार ऊपर नीचे होता दिखे और उसमें आपको पैसे नहीं बन रहे ज्यादा, तो उसमें वॉल्यूम का में गिरावट आ सकती है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो है आप ये समझ के चलें कि वैल्यूएशन इसमें भी काफी हाई है। ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी वॉल्यूम बढ़ती रहेगी, जबकि माहौल ऐसा बन रहा है कि मेरे हिसाब से वॉल्यूम जितनी है उतनी बरकरार रहेगी या शायद थोड़ा सा कम भी हो सकती है। तो इस वक्त जो है ये प्रोबेबली फुली प्राइस लग रहे हैं मार्केट के हिसाब से। जी आनंद जी, तो जिस तरीके से आपने बताया तो मार्केट में कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है फिलहाल? कहीं अगर खरीदारी करनी हो किसी को इस लेवल पे तो वो कौन सा सेक्टर होगा, या स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हो पाए तो? देखिए अभी फिलहाल मार्केट में ऐसा कोई सेक्टर कहना मुश्किल है जहां पर सस्ता सेक्टर नजर आता है। ये जरूर है, आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पे ग्रोथ बरकरार रहेगी, और उसमें ऑलरेडी फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो अच्छा कर रहा था, शायद करता रहेगा। और क्योंकि ब्याज और सीआरआर दोनों के कट हुए हैं, इसलिए शायद बैंक्स में भी थोड़ी सी अर्निंग्स ग्रोथ की अभी भी संभावना है। और अब अगर आप अगले साल का भी जो अनुमान लगा के आप देख रहे हैं उसमें भी फाइनेंशियल सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाने की संभावना रखते हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो एक तो वो सेक्टर रहा। बाकी जहां पे आपको ऑर्डर बुक क्लियर दिख रही है वो इंडस्ट्रियल्स हैं, उसमें भी अभी क्योंकि गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स स्पेंड जो है वो भी बरकरार हैं, तो इसलिए उसमें भी आपको इंडस्ट्रियल्स में भी ग्रोथ नजर आ रही है। ये सब जो है ऐसा नहीं है कि कोई शेयर सस्ता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि रिलेटिवली यहाँ पर ग्रोथ आने की संभावना ज्यादा है, और इसके कारण यहाँ पे अगर बाजार गिरा भी तो शायद यहाँ पे गिरावट कुछ हद तक थोड़ी सी कम आ सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैल्यूएशन इसमें ऑलरेडी काफी चढ़े हुए हैं, और क्योंकि इसमें प्रॉफिट बना है इसलिए अगर किसी कोई बेचने आया तो शायद इसी में बिकवाली भी आएगी। तो ये दोनों ध्यान में रखते हुए ऐसा मेजर सेक्टर कोई मुझे नजर नहीं आता। कंज्यूमर के ऊपर मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। हालांकि आप एक तरफ से ये कह सकते हैं क्योंकि टैक्स की दरें कम हुई हैं और अब ब्याज भी आराम से मिलेगा शायद, तो हो सकता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आपको कुछ हद तक पॉजिटिव रुझान नजर आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी तक कोई ऐसा सेक्टर नजर नहीं आ रहा है जहां पे अर्निंग्स कंज्यूमर अर्निंग्स बढ़ रही हैं, यानी कि क्योंकि जो खरीदार हैं उनकी खुद की अर्निंग्स ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं, इसलिए। और ऑलरेडी इंडियन हाउस होल्ड्स काफी लिवरेज्ड हैं, ऑलरेडी उन्होंने काफी ब्याज लिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चढ़ाव आएगा। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ इस एरिया में। तो नेट पॉजिटिव टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो उन क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा ओवरवेट रहना चाहिए। बैंकिंग पर भी पॉजिटिव नहीं है आप? लार्ज बैंकिंग पर जहां पर एटलीस्ट हिस्टोरिकली वैल्यूएशन कंफर्टेबल है? नहीं बिल्कुल अनुज, मैंने जैसे कहा वहां पर दो चीजें हैं। एक तो क्योंकि अभी आपने सीआरआर कट देखा तो वहां पे मार्जिन मेंटेन करने की संभावना बढ़ जाती है, और क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अभी तक स्लो हो रही थी। शायद अगर ब्याज की दरें कम हो तो शायद क्रेडिट ग्रोथ में कुछ हद तक ऊपर की तरफ रुझान आ सकता है। तो डेफिनेटली वहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट बेटर है बाकी मिला के, लेकिन वहां पे भी जो अंडर वैल्यूएशन था वो काफी हद तक चला चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो मार्केट के बराबर आ गया है। तो डेफिनेटली क्योंकि बाकी क्षेत्र जो हैं कुछ हद तक ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं रिलेटिवली, बैंकिंग फ्रंटलाइन बैंकिंग डेफिनेटली ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वहां पे आपको ओवरवेट रहना चाहिए।
तो आनंद जी, क्योंकि आपने कहा कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स यहाँ पे ओवरवेट रहना चाहिए, तो इस स्पेस में आपकी ऑर्डर बैकिंग क्या होगी? देखिए वो चेंज होता रहता है क्योंकि कंपनी के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से HDFC जो है अभी भी काफी अच्छा लग रहा है। कोटक में क्योंकि उतनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, उनका कैपिटल एडिक्वेसी बहुत है, वहां पर शायद अगर आपको मार्केट अच्छा दिखा और ग्रोथ रिज्यूम हुई तो वो भी हालांकि उसमें थोड़ी सी बढ़त आ चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें फिर भी अभी चढ़ने की संभावना है। बाकी ICICI एक्सेस जो है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन नेट अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से वो भी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ओके, शुक्रिया आनंद जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट क्लोज की तरफ देखें तो हालांकि थोड़ी सी रिकवरी दिखाई माइनर बैंक निफ्टी ने, लेकिन अभी भी 370 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है और निफ्टी भी 250 अंकों की गिरावट के साथ 24,892 के लेवल पर क्लोजिंग होने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ से क्या करना चाहिए, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी कल के लिहाज से? थोड़ा देखिए टफ है, क्लोज ख़राब है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। और आज मार्केट ने स्टॉप आउट किया है हमें, आज मार्केट ने हमारा क्लोजिंग बेसिस वाला स्टॉप लॉस लगा दिया है। बात हुई थी प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर आप बंद होंगे तो मार्केट वो आपको इंडिकेशन, वो तो मार्केट ने खैर 1 घंटा पहले ही दे दिया था, जिस तरीके से मार्केट था हमने बात भी की थी। तो आज मार्केट ने एक लॉन्ग ट्रेडर्स को एक स्टॉप आउट किया, लेकिन ये मार्केट अभी भी शॉर्टिंग के लिए रेडी नहीं है। ऐसा कोई साइन नहीं दिया मार्केट ने कि आप शॉर्ट कर दें। अभी थोड़ा हमको देखना होगा कि ये US ईरान वाला जो मामला है श्रेया, ये किस तरीके से जा रहा है, आगे जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से बैठती है, ब्रेंट क्रूड पर क्या इम्पैक्ट आता है, ओवरनाइट मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है। आई थिंक ये सब देखेंगे। अभी के लिए हम न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएंगे। एक अच्छी एक लॉन्ग ट्रेड प्ले हुई, ठीक है, आज स्टॉप लॉस लगा उसमें पोजिशनली। और एक चीज़, इंटरडे मार्केट ने आपको आज फिर एक वाली ट्रेड दी 25,200 के रिजेक्शन पे, एटलीस्ट वो ट्रेड प्ले आउट हुई। बाकी पोजीशन लॉन्ग पे स्टॉप लॉस लगा, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, बैड लक। कल वापस इसको रिविजिट करेंगे और देखेंगे। चलिए BTST ले फिर जी, BTST STBT ट्रेड शुरू करते हैं। गाबा से आपसे शुरुआत। गुड इवनिंग, क्या पिक करेंगे आप? गुड इवनिंग श्रेया। स्टॉक मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए, काफी एक सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक का नाम है कैम्स ट्रेड कर रहा है 4083 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 4140 का, ज्यादा है। डाउन साइड अगर मिले तो शायद 4000 भी पॉसिबल है और लोअर लेवल भी पॉसिबल है, लेकिन नियर टर्म में एक फर्स्ट टारगेट 4000 कैम्स है। ओके, कैम्प्स में शॉर्ट करें, ये हो गई गावस्कर की पिक। काफ़ी वीकनेस है कैम्प्स में। शिल्पा जी, आपके कैरी कर रहे हैं? जी, सेल रहेगा PPL फार्मा में। PPL फार्मा ने एक ब्रेकडाउन दे दिया, 200 के नीचे स्टॉक है। यहाँ पे मुझे लगता है 190 के लेवल्स आएंगे, तो 205 के स्टॉप लॉस से PPL फार्मा में सेल, 190 टारगेट। पिरामिल फार्मा में अब बिक वाले की राय शिल्पा जी की तरफ से आते हुए, रिचर्ड जी बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं, STBT या BTST? ये STBT में HUL के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। सो अगर हम देखें जो रीसेंट मार्केट अपमूव आया था उसमें ये काफी अंडर परफॉर्मेंस में था जब ये मार्केट चल रहा था, बट ये स्टॉक ने कोई सिग्निफिकेंट अपमूव नहीं दिखाया और इनफैक्ट हर पुल बैक मूव पे ये स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है। अब आज फिर से सपोर्ट ब्रेक करने की वर्ज पर है, सो हमें लग रहा है कि ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। 2350 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजिशन बनाने की सलाह रहेगी 2250 के अराउंड टारगेट्स के लिए। ओके, मानस जी आपका कैरी कर रहे हैं? जी, आई थिंक इस टाइम कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो टोरेंट फार्मा में रिकमेंडेशन दिया था उसको कैरी किया जा सकता है। 3229 का स्टॉप लॉस था, उस स्टॉप लॉस से टोरेंट फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है और 3320 की टारगेट सेट किया जा सकता है। ओके, टोरेंट फार्मा को ही कैरी कर रहे हैं मानस जी, यहीं पे खरीदारी की राय फिलहाल। अमित जी आप बताइए आपकी पिक क्या होगी कल के लिए? जी श्रेया जी, 2 बजे शॉर्ट कॉल दिया था, लेकिन अब मैं जिंदल स्टेनलेस में लॉन्ग जाऊंगा। सुबेरे भी लॉन्ग कॉल थी मेरी। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न इमर्ज हो रहा है, तो थोड़ा भी मार्केट में पुल बैक आएगा तो ये बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करेगा। लगभग 724 का प्राइस है, इसे बाय करें। टारगेट्स रहेंगे 750 के और स्टॉप लॉस रहेगा 712 रुपए का। ओके, सोमिल आपने क्या पिक किया? मैंने पिक किया है फार्मा में से और एक स्टॉक लुपिन में एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। आज थोड़ी सी सेलिंग आई है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ से जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 1985 है, टारगेट होगा 2100। ओके, ल्यूपिन यहाँ पे खरीदारी की राय कल के लिए लिहाज से। चलिए अब डीलिंग रूम चेक लेते हैं। यतिन जी बताइए, डीलिंग रूम डीलर्स किस शेयर्स पे फोकस कर रहे हैं?
गुड आफ्टरनून श्रेया। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं, दोनों ही सेल कॉल्स आ रही हैं डीलिंग रूम से, क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर वीकन हो गया है। काफ़ी सारे एचएनआईज आज आइनॉक्स विंड में अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है यहाँ एफआईआई की बिकवाली के चलते भी काउंटर थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है, और यहाँ से भी डीलर्स को लगता है कि 3 से 4% की डाउनटिक काउंटर में देखने को मिल सकती है, और फ्रेश शॉट्स आपको फ्यूचर सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एंजल वन और कैपिटल मार्केट स्टॉक, एक्सचेंज स्टॉक्स आपको वीक दिखाई पड़ रहे हैं। एंजल वन में ऑब्वियसली डीलिंग रूम में बहुत सारी बजेज हैं, और यहाँ एचटीबीटी की एडवाइस वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं 2980 से 3000 के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 30 से 40 रुपए की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, और ओवरऑल एचएनआई डेस्क पे यहाँ बिकवाली जारी है। ओके, चलिए शुक्रिया आप यतिन, तो ये इस पूरी जानकारी के लिए। एफएनओ बैन अपडेट देते हैं आपको, और उसके बाद फिर हम ब्रेथ के बारे में बात करेंगे। बिरला सॉफ्ट तैयारी कर रहा है बैन में जाने की। 101% पोजीशनिंग यहाँ पर हो चुकी है बिरला सॉफ्ट में, और काफ़ी वीक भी है काउंटर। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान कॉपर बॉर्डर लाइन केस है बैन से बाहर आने के लिए, 82% पोजीशनिंग है। तो अगर 2% के करीब और कम हुई अगले 12 मिनट में, तो ये शायद बैन से बाहर आए। मार्केट ब्रेथ पर आते हैं। आज की एफएनओ की मार्केट ब्रेथ कैसी रही? आज ऑब्वियसली बेरिश रही होगी, 2 दिन से ये बेरिश थी, आज डिसाइसिवली बेरिश है। और आज इसकी भी फोटो ले लीजिए, वैसे जब पॉजिटिव की लेते हैं तो नेगेटिव की भी लेनी चाहिए। बहुत समय के बाद इतनी बेरिश मार्केट ब्रेथ है। 21 सिर्फ लॉन्ग हैं, और कुल मिलाकर 200 से ज़्यादा, जी हाँ 200 से ज़्यादा इस समय आपको शॉर्ट साइड पर दिखाई देंगे। चलिए वो बचे खुचे जो लॉन्ग हैं वो देख लेते हैं। टोरेंट फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, मन्नापुरम और एसबीआई कार्ड, ये लॉन्ग लेकर जा रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ हुई? बजाज फिनसर्व में, आरबीएल बैंक में, ऑल इंडिया में, वरुण बेवरेजेस में और एशियन पेंट्स में। शॉर्ट कहाँ बने एक बार वो देखते हैं। एचपीसीएल, आइनॉक्स विंड, आईजीएल, आरवीएनएल और मझगांव डॉक, यहाँ शॉर्ट बने। और शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई ये भी देख लेते हैं। पेटीएम, सॉरी लॉन्ग एंड वाइंडिंग, पेटीएम, सीडीएसएल, बीपीसीएल, बीएससी और गेल, यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट काफ़ी लॉन्ग एंड वाइंडिंग हुई। चलिए केतन जी के पास अब अहमदाबाद चला जाए। केतन जी गुड आफ्टरनून। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बताइए क्या खबर मिल रही है अब आपको? देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट में 242 यात्री सवार थे। अभी हमारी नज़र के सामने बहुत सारे ऐसे कपड़े लेकर जाए जाए ताकि उसको डेड बॉडी को उसमें लिपट कर ले जाया जाए। अभी जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी है और जो रेस्क्यू टीम है उनका कहना है कि किसी भी लोगों को बचने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर इतना माहौल गंभीर बन चुका था। देखिए, जहां पर से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन हम जहां पर खड़े थे बिल्कुल मेरे सामने एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट की एक विंग थी जिसमें हजारों लीटर ईंधन होता है। 242 में से बचने की संभावना अब नहीं के बराबर हो गई है। खबर तो ये भी मिल रही है कि यहाँ पर शायद गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं। तो अभी का जो माहौल है वो बहुत ही दर्दनाक, डरावना है। कैमरामैन को मैं बोलूंगा कि अभी भी जहां पर एक धुआं, आप देखिए जिस बिल्डिंग से ये टकराया वहां पर अभी भी धुआं जारी है, यानी कि आसपास 500 मीटर से 1 किलोमीटर देखिए धुएं की तादाद देखिए बढ़ गई। तो अभी भी वहां पर एयरक्राफ्ट के जो टुकड़े अलग अलग बनकर बिखरे, कहीं पर इंजन, कहीं पर टेल, कहीं पर विंग। तो बहुत ही दर्दनाक माहौल है। कम से कम यहाँ पर अभी 50 एम्बुलेंस है। यहाँ की सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। 60 से अधिक डेड बॉडी को यहाँ से निकाला जा चुका है। जिस तरह से हमने क्षत विक्षत मृतदेह सभी के देखे, हमें नहीं लगता कि इस दुर्घटना के बाद शायद ही कोई बचने की उम्मीद हो। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। काफी डरावना मंजर था, और एयर इंडिया की टीम भी यहाँ मौके पर आ चुकी है। एयर इंडिया जैसी अच्छी एयरलाइंस है, उसके बावजूद टेक ऑफ के बाद तुरंत ही इसमें क्यों इतना एक जो प्रत्यक्षदर्शी का नहीं, लेकिन जो यहाँ के मेघाणी नगर के आसपास के लोग जो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद पता चला कि यहाँ पर इतना बड़ा एक हादसा हो चुका है। तो ये धमाका क्यों हुआ, ये सारी जो चीजें हैं, जो सारे सवाल के जवाब यहाँ लेने की भी कोशिश। केतन जी, सवाल मेरा आपसे यही था, ये बड़ा दर्दनाक हादसा है, लेकिन हुआ क्या था आखिर? टेक ऑफ के बाद 15 किलोमीटर जाने के बाद क्रैश हो गया? कोई बड़ी वजह समझ निकल कर आई है क्या? क्योंकि दर्दनाक हादसा, सब जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या था। ये नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। जो जानकारी मिल रही है श्रेया, वो पायलट्स ने मेडे कॉल दिया है। अब देखिए, जो हम में से कोई भी एविएशन एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन मेडे कॉल एकदम तब दी जाती है जब एकदम वर्स्ट फेयर कर रहे हो आप, और उस एटीसी ने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन
उतना भी टाइम नहीं था, एटीसी ने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद से कोई वहाँ से फिर केबिन क्रू से कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद ये हादसा हुआ। ये मेरे ख्याल से भारतीय एविएशन इतिहास के सबसे जो डरावने इंसिडेंट्स हैं उनमें से एक होगा। आई थिंक जो पिछले कुछ मामले रहे थे उसके बाद ये एक मैंगलोर का मुझे याद आता है, एक कोझिकोड का याद आता है, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी दर्दनाक हादसा है। अच्छा, एन चंद्रशेखरन जो एयर इंडिया के चेयरमैन है, ऑब्वियसली टाटा सन्स के भी चेयरमैन है, वो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और वो हम आपको चला रहे हैं, लेकिन काफ़ी दर्दनाक। 169 इंडियन नेशनल्स थे इसमें, 53 ब्रिटिश, 1 कनेडियन और 7 पोर्चुगीज़। तो ये कुल मिलाकर एक अपडेट जो एयर इंडिया की तरफ से एक ट्वीट की गई है कि ये कुल मिलाकर अब तक जानकारी निकल कर आ रही है। ये देखिए कुछ फुटेज आपकी स्क्रीन पर। अब मैं फिर कह रहा हूँ ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और अगर ऐसा है तो आप ना देखें इन्हें। आगे बढ़ते हैं अब, और आज मार्केट की भी थोड़ी सी तस्वीर विचलित करने वाली ही रही। वैसे मार्केट करीब 270 पॉइंट नीचे, निफ्टी में 24,874 पर, और मिड कैप में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट। असल में असली दिक्कत आज ना मिड कैप में थी। बिल्कुल। निफ्टी में चलो ठीक है, फिर भी हम गिरे, लेकिन 0.5%, 1%, मतलब इसको ठीक है, ये कभी भी होता रहता है। आप देखिए बैंक निफ्टी 0.5% गिरा है, निफ्टी 1% गिरा है। 0.5% और 1% पार फॉर द कोर्स है किसी मार्केट के लिए, लेकिन आज का जो एडवांस डिक्लाइन है ना वो थोड़ा ख़राब है। वो देखिए आप 1:3 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है, तो ये मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है श्रेया। बिल्कुल, क्लोजिंग तो ख़राब ही रही आज मार्केट की, लेकिन जिस तरीके से बात करें संभालने की कोशिश की थी हालांकि कुछ सेक्टर्स ने शुरुआत में, लेकिन जिस तरीके से खबरें आई वहाँ पे फिर मार्केट अपनी पकड़ गंवाता चला गया। एक फार्मा संभालने की कोशिश कर रहा था, हेल्थ केयर संभालने की कोशिश कर रहा था शुरुआत में, लेकिन उससे भी नहीं हो पाया और इन रेडी बंद होने की कोशिश में फिलहाल नज़र आया। एक रियल्टी स्पेस पे और ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ, अब तो ये पूरा इंडेक्स आप देखिए 2% गिरकर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। फॉलोड जी बिल्कुल, नहीं काफ़ी स्टॉक्स गिरे। अच्छा, आपने रियल एस्टेट की बात की थी, एक बार हुडको देखिए, हुडको में भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप देखिए काफ़ी सेलिंग, मतलब ये तो खैर इसका तो खैर मेरे ख्याल से एक पर्सनैलिटी ऐसी है, सुबह ग्रीन में होता है और एंड तक आते आते पता नहीं कौन सा माल छोड़ता है जो ये डे लो पर आकर बंद होता है। रोज़ ही ऐसा होता है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, लेकिन मार्केट में अब करना क्या है? जिस तरीके से गिरावट आज देखने को मिली, और क्योंकि अभी भी कुछ क्लियर नहीं है ग्लोबल क्यूज क्या आएंगे और वो US ईरान वाला मामला एस्केलेट होगा कि नहीं, तो ऐसे मूड माहौल में मार्केट पर क्या रुख अपनाए? नहीं श्रेया, एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। हम एक अप्रोच लेके चलते हैं मार्केट पर और उसके बाद एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट, एक लेवल्स की बात करते हैं। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस समय हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वेरिएबल चेंजेस होते हैं। आज किसको पता था कि डाउ फ्यूचर इस तरीके से गिरेंगे, यूरोप में इस तरीके की गिरावट आएगी, वो जो ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना पोटेंशियली आगे बढ़ जाएगा, ये किसी को नहीं पता होता। इसी के लिए हमेशा कहते हैं कि एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अगर मार्केट आपको कुछ और कह रहा है तो वो कुछ और करिए। अभी जैसे मैंने कहा, अभी मार्केट जिस लेवल पर बंद हुआ है, डेफिनेटली लॉन्ग कैरी करना नहीं बनता है। अब हो सकता है कल मार्केट खुलते रिकवर हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि कल खुलेगी मार्केट सीधा 100-125 पॉइंट गैप अप पर और ऐसा लगे कल मैं आज ज़बरदस्ती लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो गया, लेकिन वो आप गैम्बल नहीं ले सकते। आज रात को अगर यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया तो वो चाइना वाली जो डील है वो उस पर भी अगर मार्केट ने अच्छा रिएक्शन ना दिया तो ये सब इफ्स एंड बट्स हैं। इसके लिए वैसे भी ओवरनाइट पोजीशन तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इस तरीके की मार्केट हो जाए उसमें कैरी करनी भी नहीं चाहिए। अगले दिन मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, अगर आपने मिस भी कर दिया तो भी 100-125 पॉइंट के गैप पे आपको लेना पड़ेगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा। लेकिन कम से कम एक क्लैरिटी तो हो। आज काफ़ी बड़े स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है। आप देखिए, अब जैसे IGL है, अब IGL का क्या लेना देना है ये इससे, क्रूड प्राइस से वगैरह से। ये देखिए किस तरीके से धड़ाम हो गया, 3.5% के करीब ये स्टॉक गिर गया। अब इंटरग्लोब एविएशन देखिए आप 4% नीचे आएगा। चलिए आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि क्रूड ऊपर आया तो इसके लिए इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा, तो इसके लिए ये टुवर्ड्स द एंड कोलैप्स हो गया। आप REC PFC देखिए, REC PFC का क्या लेना देना है क्रूड से, ये सारे स्टॉक्स में मोमेंटम था। तो ये क्या होता है ना, हम हर स्टॉक को रीज़न नहीं एस्क्राइब कर पाएंगे गिरने का, लेकिन आज मार्केट का क्लोज खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। मिड कैप इंडेक्स तो 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। बिल्कुल, REC PFC का आपने जिक्र किया, पूरा एनर्जी स्पेस जो मोमेंटम में था,
हालांकि शायद हो सकता है क्योंकि गिरावट बढ़ती चली गई मार्केट में, तो एनर्जी स्पेस भी चपेट में आया। एनर्जी स्पेस देखिए लगभग ये भी 2% की गिरावट के साथ, और जैसा कि हम मेंशन भी कर रहे थे, क्रूड भी एक बड़ा रीज़न था क्योंकि आईओसी आप देखेंगे ये गिरकर क्लोज हो रहा है। एनर्जी स्पेस में तो गिरावट रही ही। आइनॉक्स विंड एक ये स्टॉक जो 5% लुढ़का, डीलर रूम में भी इस पे बिकवाली की राय। आइनॉक्स विंड पर एक और चार्ट चेक लेना चाहूँगी अमित जी आपसे। डे लो के आसपास क्लोज होता जा रहा है और नेगेटिव ही है सब, आप कैसे प्ले कर रहे हैं आइनॉक्स विंड को? जी काफी वीक काउंटर है। इनफैक्ट वीकनेस यहाँ पे 2 जून को ही आ गई थी जब हमने एक बहुत ही बेरिश कैंडल देखी थी, स्टॉक वाज डाउन 5%। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन देखा और आज एक हम फ्रेश ब्रेकडाउन देख रहे हैं जाके 50 डेमा ब्रेक हो गया। इट इज डाउन 5%। मुझे लगता है ये 168 से लेके 165 की तरफ हेड कर रहा है। शॉर्ट पोजीशन है तो 179 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके चलिए अब वॉल पर चलते हैं और मार्केट क्लोज को समझते हैं। आइनॉक्स विंड में गिरावट आज क्लियरली, वैसे खैर आज मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड गिरावट है, तो किसी एक स्टॉक को क्या ही पिक करें हम। निफ्टी करीब 1% नीचे बंद हुआ। निफ्टी आईटी भी 1% नीचे था। बैंक निफ्टी भी करीब 1%, 0.25% नीचे बंद हुआ। लेकिन असली गिरावट आई आज मिड और स्मॉल कैप में। मिड कैप 0.25% और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 2% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा आप देखिए एडवांस डिक्लाइन ये भी काफ़ी ख़राब रहा। 600 बढ़ने वाले शेयर और 1994 गिरने वाले शेयर रहे। ये कुल मिलाकर अब ओवरऑल मूड माहौल। अब जरा एक बार सेक्टोरल हिट मैप देखते हैं। जो सिर्फ एक चीज़ चली वो नहीं चलनी चाहिए थी, वो थी इंडिया विक्स। 3.6% ऊपर था। उसके अलावा सब सेक्टर्स में गिरावट थी। कैपिटल मार्केट करीब 3% नीचे था। एनर्जी 2% नीचे था। कैपिटल गुड्स 2% नीचे था। पीएसयू बैंक 1.5% नीचे। डिफेंस इंडेक्स करीब 0.2% नीचे था। रियल्टी, मेटल्स, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, आईटी, पीएसयू बैंक्स, कहीं भी अगर आप देखें तो गिरावट नहीं थी। चलिए श्रेया आप थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मूव बता दीजिए, मैं जरा एक उस थोड़ा सा अपडेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपके वॉल पे भी स्टॉक्स स्पेसिफिक हीट मैप भी आएगा। कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नज़र आया आपकी स्क्रीन पर इस वक्त? आप देखिए टाटा मोटर्स में भारी बिकवाली, ट्रेंट, टाइटन, श्रीराम फाइनेंस 2.5% से ज़्यादा लुढ़क कर ये क्लोज हो रहा है। एनर्जी स्पेस मैंने जैसा कि कहा था वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नज़र आया, तो कोल इंडिया देखिए। इसके अलावा इटर्नल एक ऐसा स्टॉक कल हालांकि चला था लेकिन आज मुनाफा वसूली 2.5% से ज़्यादा गिर गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो स्पेस पूरा चले। कौन से स्टॉक्स? अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी फार्मा में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा था लेकिन वो भी जाते जाते वहाँ पे भी बढ़त गवा दी मार्केट में। एशियन पेंट्स चढ़ गया आज। बजाज फिनसर्व और टेक महिंद्रा आईटी स्पेस में कैसा लौता स्टॉक। विप्रो भी हालांकि फ्लैट क्लोज हो रहा है विप्रो, लेकिन आप टेक महिंद्रा देखेंगे तो उसने ठीक ठाक बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग होने की तैयारी कर रहा है। और पूरे स्पेस में आप देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस में तो गिरावट ज़्यादा थी। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें और मार्केट की क्लोज ख़राब थी आज। और अब देखने वाली बात होगी, देखिए कल आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, कैसे मार्केट रिएक्ट करता है ग्लोबल अपडेट्स के ऊपर, और साथ ही कौन से बड़े खबर आते हैं निकल कर सामने, उस पर मार्केट का रिएक्शन होगा। देखने वाली बात होगी मार्केट कैसे ओपन होगा। चलिए फिलहाल इस शो से इतने, अब सीधे मुलाकात होगी कल मॉर्निंग शोज में। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।